बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं बीए सेकंड ईयर की इस कक्षा में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अंत तक जरूर बने रहेगा, यही आपसे निवेदन है। अगर आप लोगों ने आज मुझे 1 से 1.5 घंटा आप अपना समय, कीमती समय दे दिया, निश्चित तौर पर आपको कम से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर ज़्यादा दिलवाऊंगा। अगर आप लोगों ने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको समझ लीजिए बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन का मिस कर रहे हो। और आप सोच लीजिएगा कि एक प्रकार से आपके पेपर में सारे के सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। इस मानसिकता के साथ पढ़िएगा, हर एक टॉपिक को समझाने का प्रयास रहेगा और विस्तार से हम पूरे के पूरे पेपर को एक ही वीडियो के माध्यम से रिवीजन के तौर पर भी देख लेंगे। तो इसमें कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न आने हैं उसके तहत, यानी कि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। अगर समय बचता है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा आपका इसी में समाहित करने का प्रयास, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में उसको खास इंडिकेट करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और यही मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे पेपर 2 का मॉडल पेपर मैंने अवेलेबल करवा दिया पहले से, पेपर 1 का भी अवेलेबल है ऑलरेडी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। 2021 वाला, 2020 वाला, इन सभी का मॉडल पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, वो भी देख लीजिएगा एक बार। और सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं सोशियोलॉजी के, तो आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हो बाकायदा से। ओके, अब मैंने सोचा कि आपको जो है कल परीक्षा है आपकी, तो आज दे दिया जाए आपको। पेपर का नाम है आपकी भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं, अर्थात इंडियन सोसाइटी, इशूज एंड प्रॉब्लम्स। जो भी प्रश्न होगा दावे के साथ 100% चैलेंज बोल रहा हूँ, यहीं से प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखिए। जो मैं बता रहा हूँ इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय का दीर्घ उत्तरीय, इस प्रकार से आपस में ऐसा होगा कि प्रश्न जो है इधर उधर पूछे जाएंगे, लेकिन सब टॉपिक्स जो होंगे मैं उनको समझा दे रहा हूँ ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से लिखिएगा। आपको एक ही रणनीति के तहत पेपर देना है कि आपको बस यह वीडियो सुननी है आसानी से। 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा अपलोड होने के बाद में, और जाकर के पेपर दे दीजिएगा। आपके दिमाग में जो बातें उस समय चल रही होंगी वो सब मेरी द्वारा बताई गई बातें होंगी, और आप लोग अपने कलम से आसानी से लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट टॉपिक्स को अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में समझाने का प्रयास रहेगा। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर पेपर 1 भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं पेपर का नाम है। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा इसको। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। पहला प्रश्न है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, प्रश्न है कि भारत में, अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर खंड आ के जो प्रश्न होंगे यहाँ पर निर्देश आपको दिया जाएगा। खंड आ में क्या निर्देश देगा, किस नोट ऊपर लिखेगा कि सभी खंडों के प्रश्न जो है या उत्तर जो लिखे निर्देशानुसार लिखेगा। खंड आ, उसके बाद में देगा खंड बा, फिर खंड सा, 3 खंड होंगे। खंड आ में निर्देश दिया जाएगा आपको कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए, ऐसा लिखेगा। और बगल में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, 2 × 10 = 20, इस प्रकार से, यानी कि 2 क्वेश्चन, मतलब कि 2 नंबर का एक प्रश्न है और 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको अति लघु उत्तरीय से, तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 10 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 2 करना होगा 5 में से छांट करके। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जो है 10 नंबर का होते हैं, 5 प्रश्न करने होते हैं, 50 नंबर वहाँ से, 30 नंबर दीर्घ उत्तरीय से और 20 नंबर आपको यहाँ से। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पूर्णांक कंप्लीट होगा। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार के विविध रूप क्या है। अब इसको आपको 50 शब्द में लिखना है। 50 शब्द आप जो है ये 1 पेज या फिर आधे पेज में लिख सकते हो। कोई प्रश्न होता है जिनको 1 पेज में लिखना आपको पड़ता है, किसी पेज में आपको 2 पेज, मतलब कि एक ही पेज में 2 प्रश्न लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का इसे क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का फर्स्ट, यानी कि ऐसे 1 डाल दीजिएगा। उसके बाद में ये, ठीक है, ऊपर डाल करके ऐसे हेडलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद में जो यहाँ पर यानी जो लाइन खींची होती है इसके इस तरफ भी आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 और ये डाल दीजिएगा। उसके बाद में से डैश करके आप उत्तर अपना लिख दीजिएगा बिना हेडिंग के। तो इसमें हेडिंग डालना नहीं होता है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इसमें हेडिंग डालने से बचें, क्योंकि ये विस्तृत फॉर्म में नहीं लिखना होता है, बस थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में देनी होती है, तो आप इसमें हेडिंग ना लिखें। बाद में लघु उत्तरीय में आप हेडिंग का प्रयोग करें। दीर्घ उत्तरीय में तो आप 3-4 हेडिंग तो कम से कम, एक तो सबसे पहले परिचय आपको उसका बताना, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पूछे गए हैं। उसके बाद में जो मेन मुख्य भाग पूछा गया उसको, उसके बाद में लास्ट में आपको निष्कर्ष भी बता देना है। हेडिंग डालना नहीं निष्कर्ष का, तो आप वैसे लिख दीजिएगा, अतः या उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि फलाने टॉपिक को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं और इस प्रकार से इसमें वर्तमान में प्रासंगिकता इसकी कैसे सब आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, वो होता है। पहला प्रश्न है कि भारत में भ्रष्टाचार के विविध रूप क्या है। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार जो शब्द है इसका प्रयोग बहुत ही बड़े अर्थों में किया जाता है, और राजनीतिक दलों के द्वारा आप देखें, खास करके दल बदल हो गया, नौकरशाही द्वारा की गई जो अनियमितता होती है,
पुलिस द्वारा जो घूस लिया जाता है, ये सब कार्य क्या होते हैं? पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा कानून अगर वो तोड़ देता है तो ये सब खास करके भ्रष्टाचार कहे जाते हैं। क्या क्या हमने बताया, राजनीतिक दलों के द्वारा अगर दल बदल किया जाता है, यानी कि अगर भाजपा में थे तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में थे तो मायावती वाले जो है उसमें चले गए, या इसी प्रकार से जो अखिलेश यादव जी की सरकार सपा है उसमें चले गए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग जो है दल बदल अगर कर लिया तो भी ये भ्रष्टाचार कहा जाएगा। नौकरशाही अगर कहीं किसी देश में लगी है, यानी कि नौकरशाही वाला जो है तंत्र बना हुआ, तो वो भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार कहा जाएगा। पुलिस के द्वारा अगर घूस लिया था तो भी भ्रष्टाचार है। पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कानून तोड़ते हैं, गलत कार्य करते हैं तो भी भ्रष्टाचार ही है। ओके, तो इस कुल मिलाकर के ये है कि छल कपट, विश्वासघात, जालसाजी, पक्षपात, रिश्वत द्वारा आर्थिक लाभ अगर प्राप्त किया जाता है तो वो सब लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा इसकी है। विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पर विद्वानों की परिभाषा अगर चाहें तो लिख दीजिएगा। बाकी पूछा आपसे क्या गया? विविध रूप। वैसे भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको बता दूंगा विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार के बारे में आप समझ लीजिएगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। और भ्रष्टाचार निरोधक समिति भी 1964 ईस्वी में आई थी, उसके द्वारा भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम सारी चीज़ें की गई थी। और एक व्यक्तिगत क्रिया है ये, और क्षेत्र की व्यापकता के कारण से यह सामूहिक क्रिया के रूप में भी अब देखी जाने लगी है। और वहीं बात की जाए जो है भ्रष्टाचार के बारे में, विद्वानों ने बताया कि इलियट और मेरिल उनका नाम आता है। इलियट और मेरिल कहते हैं कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित जो कर्तव्य हैं उनकी जानबूझ करके उपेक्षा करना, अर्थात जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ना करके कोई दूसरा कर्तव्य करना जो आपके जो है एक प्रकार से निर्धारित कर्तव्य नहीं है, तो वही कर्तव्य क्या होते हैं? भ्रष्टाचार होते हैं। अगर आपको उससे कुछ व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, सामूहिक लाभ नहीं। अगर कोई व्यक्ति है, किसी पद पर है और वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो उसका कर्तव्य है, जो उसका सही कार्य है उसको नहीं करता है, और उसके अलावा जो पैसा दे रहा व्यक्ति उसके लिए कोई कार्य करता है, तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार कहा जाता है। ये बात आप जानिएगा। भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक तुष्टीकरण हो सकता है भ्रष्टाचार का कारण। आपसे पूछे नौकरशाही के द्वारा भी भ्रष्टाचार होता है। दोषपूर्ण कानून व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार होता है। और निम्न आय या फिर निम्न वेतन अगर रहती है, आप देखेंगे तो इससे भी कम पैसा मिल रहा है। अगर किसी सरकारी नौकरी, पुलिस वाले में आप देखेंगे पुलिस वालों को कम वेतन कम मिलता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? रिश्वत वगैरह लेते हैं। तो इसलिए फेमस है पुलिस। यूपी पुलिस की बात की है तो बहुत ज़्यादा फेमस थी इस मामले में, रिश्वत के मामले में। लेकिन अब थोड़ा सा योगी जी आए हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, ठीक। नहीं तो कहीं पर जो है डंडा पटक के जो है ये दिखाओ वो दिखाओ ऐसे करके ले लेते थे, ठीक। और इसी प्रकार से सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही, इसके कारण से भी आप देखेंगे कि जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दंड में आप देखेंगे तो उसमें ढिलाई अगर खींचती है पुलिस तो उससे भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। और इसी प्रकार से जो ट्रेड यूनियन होती हैं या फिर जो संघवाद होता है इससे भी बढ़ता है। सेवा और इसी प्रकार से आप देखेंगे उदासीन जनता होती है। कुछ भी कोई करे कोई मतलब ही नहीं, मेरा काम बन जाए बस भाड़ में जाए, तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा ना। तो ये सब चीज़ों के कारण से क्या होता है कि ये सब बढ़ता है। कुछ काले धन के कारण से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और उपयुक्त कारणों के अलावा आप देखेंगे जो है आत्मबल की कमी होती है, धर्म का घटता प्रभाव, गरीबी, बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा, पूंजीपतियों का जो है अधिकारियों से गठजोड़ हो जाता है, अधिकारी की स्वेच्छाचारिता यानी जो चाहता वही करता है, राजनीतिक अस्थिरता, भौतिकवाद, ये तमाम सारे कारण हैं जिसके कारण से क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है समाज में। ओके, भ्रष्टाचार के मुख्य रूप से कई जो है विविध रूप हैं, जैसे कि मतलब कि कौन कौन से लोग भ्रष्टाचार करते हैं। पहला भ्रष्टाचार उद्योगपतियों में भ्रष्टाचार, ओके, पहला रूप। दूसरा रूप कौन सा होता है? व्यापारी वर्ग में भ्रष्टाचार फैला हुआ। तीसरा ठेकेदारों में भ्रष्टाचार होता है। चौथा सरकारी अधिकारी में भ्रष्टाचार होता है। पांचवा डॉक्टरों में भ्रष्टाचार। छठवां रूप इसका कौन सा होगा? वकील में भ्रष्टाचार। सातवां रूप कौन सा होगा? शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार। आठवां रूप कौन सा? धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार। नौवां रूप इसका होता है राजनीतिज्ञों में भ्रष्टाचार। और 10वां रूप आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रष्टाचार। तो इस प्रकार से तमाम सारे रूप मैंने बता दिया आपको। ये सब जो है क्या है? ये सब भ्रष्टाचार के रूप हैं। एक बार वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा या फिर वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। ओके, जो बातें मैंने बताई ये बैक करके भी आप इसको दो तीन बार सुन लीजिएगा और विस्तार से एक एक चीज़ों को पढ़ते चलिएगा। ओके, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध क्या है? अपराध के बारे में आपसे पूछ रहा है। अपराध की अगर बात की जाती है तो अपराध जो होता है इसके बारे में इलियट और मेरिल ये जो है संयुक्त रूप से परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। कि इन्होंने कहा, इलियट और मेरिल ने, दो व्यक्ति, इन्होंने कहा कि अपराध जो होता है कानून द्वारा निषिद्ध वह कार्य होता है जिसके बदले में उसके कर्ता को मृत्यु या फिर जुर्माने या कैद या कामघर या फिर सुधार गृह या फिर जेल
के द्वारा क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है उसको। तो ये होता है आपका अपराध। ओके। वहीं डॉक्टर सेथना कहती हैं कि अपराध की परिभाषा एवं कार्य अथवा गलती पापमय या गैर पापमय के रूप में दी जा सकती है जो संबंधित देश के विशिष्ट समय पर लागू कानून के अंतर्गत दंड योग्य है। यानी कोई ऐसा कार्य आप कर दें। अच्छा, कानून जो होता है इसको हम दो दृष्टियों से देखते हैं, एक तो सामाजिक दृष्टिकोण कानून का और एक आपका होता है कानूनी दृष्टिकोण। तो जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है यानी कि एक सामाजिक जो है अपराध होता है और एक आप देखेंगे कानूनी अपराध होता है। तो जो सामाजिक अपराध होता है यानी कि समाज में कुछ मूल्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ मापदंड होते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। जैसे मान लेते हैं किसी समाज में आपको क्या करना, चोरी नहीं करनी है। हर समाज में चोरी करने पर जो है एक प्रकार से क्या है, ये वैध मतलब कि अवैध तरीका यानी चोरी करना गलत माना जाता है। अगर मान लेते हैं किसी समाज में ये है, इसे आप देखेंगे बम्बई, दिल्ली या फिर बड़े बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क वगैरह में, जो पाश्चात्य देशों में, तो वहाँ पर जो है लिविंग रिलेशनशिप एक खास ट्रेंड है कि लड़के लड़के एक साथ रह सकते हैं और जो मर्जी आपस में करें। तो वो उसमें उनको कोई बोलने नहीं जाता है। वो एक कमरे में एक साथ ही जो है दो जो है एक प्रकार से जेंडर अनइक्वलिटी वाले लोग जो है एक ही साथ रहते हैं। तो ये एक प्रकार से वहाँ का कल्चर बन चुका है। तो वहाँ के समाज के द्वारा ये वैध है, यानी कि इसमें कोई दंड नहीं है, उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर कोई लड़का कोई लड़की यूरोप में या फिर किसी बड़ी जो है सिटीज़ में आप देखते हैं, आप बम्बई वगैरह में भी देख सकते हो ऐसा, ठीक है, दिल्ली में भी आप देख सकते हो कि लिविंग रिलेशनशिप कॉमन सी बात होती जा रही है कि लड़के और लड़की साथ में बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं। तो ये हो गई एक प्रकार से समाज के द्वारा ये वैध नहीं है। क्योंकि भारतीय समाजों की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में ये वैध नहीं है, अवैध है। यानी कि बात की जाए इसको सामाजिक मापदंड के खिलाफ बताया था, यानी सामाजिक मूल्यों के ये क्या है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो ऐसे कार्य जो कि सामाजिक मापदंड के, सामाजिक मूल्यों के प्रतिकूल होते हैं, तो उन कार्यों को जब कोई व्यक्ति करता है तो उसी को हम दंड कहते, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अपराध कहते हैं। तो जो इस प्रकार के अपराध होते हैं जो कि सामाजिक मूल्यों के खिलाफ होते हैं, वो अपराध कैसे होते हैं, सामाजिक अपराध। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप भारतीय समाजों के लिए क्या है, एक अपराध है। तो जब इस प्रकार के अपराध को दंड देना होता है तो सामाजिक तरीके से इसको दंड मिलता है, ठीक। लेकिन यही आप देखेंगे कानूनी रूप से लिविंग रिलेशनशिप कोई अधिक आपका वो नहीं, मतलब कि कोई ये गलत कार्य नहीं, मतलब कि कोई दंड मतलब या फिर कोई अपराध नहीं है। तो कानूनी अपराध नहीं लिविंग रिलेशनशिप, लेकिन ये सामाजिक अपराध की श्रेणी में आएगा। कानूनी अपराध की अगर बात की जाए, अगर आपने जो है क्या किया, किसी जो है धार्मिक हिंसा करी या फिर किसी प्रकार से कुछ करा अपने धर्म के लिए, अपने अपने समाज के लिए, किसी दूसरे समाज पर अटैक किया, तो उस पर्टिकुलर समाज के लिए आपने दूसरे पर अटैक किया, वो तो क्या है, वो अपराध सामाजिक दृष्टि से नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वही कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो वो अपराध हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के अपराध के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो उनमें से दो महत्वपूर्ण आपके, एक तो सामाजिक दृष्टिकोण और एक कानूनी दृष्टिकोण। तो कानून में जो लिखी धाराएं हैं, यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है, इंडियन पीनल कोड जो है, उसमें जो है एक प्रकार धाराएं हैं, अगर उन धाराओं के खिलाफ अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। तो यही होता है अपराध आपका, ठीक है। ये समझ में आ गई बातें। तो अपराध भी और आप देखते हैं कई प्रकार के अपराध होते हैं, जैसे कि अपराध में भी आप देखते हैं जैसे कि सफ़ेद पोश अपराध हो गया। सफ़ेद पोश अपराध क्या होता है, इलियट और मैरिल इसको भी परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वे अपने काम के लिए सरकार के कानून को भी पलट देते हैं और उनका आचरण शायद ही कभी जेल की सज़ा या समाज का धिक्कार, मतलब कि समाज का धिक्कार का विषय बनता है। सदरलैंड कहते हैं कि स्वयं व्यसन अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाला अपराध है। यानी कि जो सफ़ेद पोश अपराधी होते हैं ये बड़े व्यक्ति होते हैं, खास करके बड़े व्यक्ति मतलब कि धनी वर्ग के लोग जो होते हैं, नेता मंत्री या इसी प्रकार से कोई बिजनेसमैन बड़ा हो गया, ये सब जब कोई अपराध करते हैं तो खुद अपराध नहीं करते हैं लेकिन दूसरों से करवाते हैं। जो पेशेवर अपराधी होते हैं उनको टेंडर देते हैं, सुपारी देते हैं कि हाँ ये कार्य तुम कर दो, इनका मर्डर करना है या फिर इनका ये करना, उनका वो करना, इनके यहाँ चोरी करनी है, डाका डालना है, क्या करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो अपराधी होते हैं यानी कि जो पेशेवर अपराधी होते हैं उनको सफ़ेद पोश अपराधी जो होते हैं पैसे देते हैं और पैसे के लिए किसी की एक प्रकार से तमाम प्रकार की हानि करवाते हैं। तो वो भी अपराध करते हैं, क्योंकि श्वेत व्यसन अपराध वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि पुलिस उनके अंडर में होती है, पुलिस उनके घर पर कभी पूछताछ के लिए नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि हाँ अपराधी है लेकिन पकड़ने नहीं जाएंगे। तो ये सब अपराध कैसा होता है, सफ़ेद पोश अपराध होता है, ठीक है। सफ़ेद यानी सफ़ेद कपड़ों में पहन करके जो कि अपराध, ये मतलब एक प्रकार से बोलिए सफ़ेद पोश, पोश माने क्या, बस पोशाक, सफ़ेद माने सफ़ेद। तो सफ़ेद कपड़ा कौन पहनते, नेता मंत्री पहनते, बड़े बड़े लोग सफ़ेद कपड़े तो पहनते, कुर्ता उर्ता झाड़ लेते बढ़िया सा। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, तो ये अपराध हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे और भी तमाम सारे अपराध होते हैं। तो ये अपराध हो गया। बाल अपराध भी होता है, तो जो बालक के द्वारा किया गया अपराध होता है, ठीक। साइबर अपराध एक होता है। साइबर अपराध क्या होता है, तो आप देखेंगे जो जैसे कि जो है जैसे कंप्यूटर हैक कर लिया किसी का, मोबाइल हैक कर लिया, या किसी को टार्चर कर रहे हैं किसी की वीडियो दिखा करके कि हाँ तुम्हारी वीडियो बना ली है, इस सीन में है
और इस प्रकार टार्चर कर रहा हूँ। तो साइबर अपराधी आजकल देखे होंगे कि किसी का फ़ोन हैक करके उसके जो प्राइवेट डाटा होते हैं उसको, या फिर जो उसने बात करी है अपने जो है दूसरे महिला फ्रेंड से, अगर लड़का है तो, और दूसरी ये मान लेते हैं कोई जो है लड़का फ्रेंड है उसका, तो उससे बात किया पुरुष पद। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब दोनों लोग आपस में क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के मतलब उसकी मोबाइल का डाटा सारा कनेक्ट ले लिया और कहा कि अगर आप जो है मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको ऐसा करूँगा, ये भेज दूंगा, उसको फेसबुक पर डाल दूंगा, ऐसा करूँगा, वायरल कर दूंगा आपको, इस प्रकार से धमकी देंगे। तो आप मजबूरी में पैसे देने चले जाते हो। तो इसके लिए क्या है कि दंड प्रावधान कर दिया गया है। आप इसके लिए जो है कानूनी रूप से पुलिस की सहायता ले सकते हैं। ओके, ये बात है। तो कहीं न कहीं पे एक और गैंग भी चली थी, आप लोग देखो, वीडियो कॉल वाली, कि आपसे जो लड़की होगी वो लड़कों के लिए और लड़के होंगे लड़कियों के लिए। क्या करते हैं कि वीडियो कॉलिंग पे क्या करेंगे, आपसे मीठी-मीठी बात करेंगे और उसी में धीरे-धीरे मीठी-मीठी बात करते-करते क्या करेंगे, उसी में जो है आप, एक नया ट्रेंड चल रहा है इसका आजकल युगों में। बहुत सारे जो है हमारे जो है लड़के, क्या लगभग अधिकतर जो है लोग, ये सब भारत के बहुत सारे लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है ये सब, कि फ़ोन में वीडियो कॉलिंग करेंगे, वो उनको अपना शरीर दिखाएँगे, वो उनको अपना शरीर, इस प्रकार से कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे देख, मतलब कि इस प्रकार से बहुत सारी न्यूज़ भी उस समय आई थी, और ख़ास करके ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चल रहा था। और उस समय क्या होती है, ऐसे ही लड़के वो करते हैं, और वही लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारी वीडियो बना ली, वीडियो आ रही है, उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद में उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद में करते क्या है कि आपको धमकाएँगे कि अगर ये ऐसा किया या फिर ऐसा नहीं किया तो मैं इसको वायरल कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस प्रकार से धमकी वगैरह मिलेगी। लड़का लड़कियों को, लड़के लड़कियों को, इस प्रकार दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि लड़के लड़कियों को ही ऐसा करते हैं, लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कों, इस प्रकार दोनों लोगों के लिए। ठीक, क्योंकि जिसको लोक लाज भय होगी वो चाहेगा कि जो है मेरी वीडियो वायरल ना हो, ऐसा ना हो, ये ना हो, इस पोज में, तो वो चीज़ें। तो इस प्रकार से ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ पूछा गया, घरेलू हिंसा क्या है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया कि घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा की बात की जाए तो ऐसी हिंसा जो कि क्या होती है, जो घर में रहने वाले लोग होते हैं उन पर अगर कोई हिंसा की जाती है, कोई कमज़ोर वर्ग का लोग है, यानी कि मान लेते हैं जैसे कि कोई घर में कौन रहता है, घर में छोटे बच्चे रहते हैं या फिर स्त्रियां रहती हैं, तो अगर उन पर कोई अपराध करता है, कोई उसका घर का मालिक है या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है या फिर कोई जो है थोड़ा सा जो है हेल्दी व्यक्ति है, और वो कमज़ोर व्यक्ति पर घर में ही वार करता है अपने खुद के घर पे, और उसमें जो है उसको मारता पीटता प्रताड़ित करता है, लगातार उसको प्रोत्साहन, मतलब कि एक प्रकार से क्या करता है, प्रताड़ित कर रहा है, लगातार उसको मार पीट रहा है, तो इस प्रकार की, उसके प्रति हिंसा कर रहा है, तो वो उस प्रकार की हिंसा घरेलू हिंसा कहलाती है। और घरेलू हिंसा की बात की जाए तो खास करके महिलाओं के प्रति अपराध एवं हिंसा की घटनाओं को घरेलू हिंसा के रूप में देखा जाता है, और महिलाओं को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरुषों ने महिलाओं को तिरस्कृत किया है, और उसकी उपेक्षा भी कहीं न कहीं पे की है, अपमान भी किया है, शोषण भी किया है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे उसके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किए हैं। सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है, और स्त्री को शारीरिक मानसिक यातनाएं देना, मारपीट, शोषण आदि सभी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। और घरेलू हिंसा कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा में आप देखेंगे पहला तो दहेज हत्याएं, यानी दहेज अगर कम मिला तो क्या करती हैं सास और जो है पुत्र मिलकर के क्या करते हैं, दहेज कम दिया माने तो उसके पति जो है पिता ने, तो उसको क्या करते हैं, मार डालते हैं पत्नी को। या इसी प्रकार से दूसरी घरेलू हिंसा कौन सी होती है, जैसे कि पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार अगर करता है कोई पति है, तो वो भी एक प्रकार से लैंगिक जो है क्या होता है, ये घरेलू हिंसा। तीसरी प्रकार की घरेलू हिंसा, पत्नी को अगर कोई व्यक्ति पीट रहा है तो ये भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। वही चौथा, यौन शोषण कर रहा है, अगर वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहा है पत्नी के साथ या फिर कुछ भी कर रहा है तो मार पीट रहा है उसको, तो वो भी क्या होता है आपका, वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। वहीं पांचवा, विधवाओं तथा बुजुर्ग स्त्री जो होती हैं उन पर अगर कोई अत्याचार करता तो वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती हैं। वहीं अगर भ्रूण हत्या, यानी कि जो बालक पैदा नहीं हुआ अगर उसकी हत्या हो रही, तो वो भी कहीं ना कहीं पे घरेलू हिंसा की ही श्रेणी में आते हैं। तो ये घरेलू हिंसा के कुछ प्रकार थे जो कि मैंने आपको बता दिए। एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा घरेलू हिंसा के बारे में, आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रवाद क्या है, अच्छा इन सभी के बारे में विस्तार से अगर पढ़ना है तो मेरी वीडियो तमाम सारी पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा जा करके। ओके, क्षेत्रवाद को परिभाषित, क्षेत्रवाद क्या है भाई, मैं आपको विस्तार से नहीं लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसी चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपके मन में एक छाप चढ़ जाए और आप जान जाए कि आखिरकार है क्या। क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद की बात की है तो क्षेत्रवाद की परिभाषित करने को लेकर के पूछा गया, तो क्षेत्रवाद की परिभाषा को देते हुए लुंडबर्ग महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्षेत्रवाद का तात्पर्य सामाजिक व्यवहारों के किसी ऐसे अध्ययन से होता है जिसके अंतर्गत एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा विशेष प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है, या
दूसरी परिभाषा एक है बोगाटस महोदय की। बोगाटस महोदय परिभाषा देते हुए कहते हैं क्षेत्रवाद की कि क्षेत्रवाद स्थानीय इकाइयों के एकीकरण के रूप में विकसित हो सकता है तथा अपनी क्रियाशीलता से यह राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय एकता का एक विशेष पक्ष हो सकता है। मतलब कि अगर मैं अपनी भाषा में इसको समझाना चाहूँ क्षेत्रवाद को, तो क्षेत्रवाद यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की, वाद माने होता है विचार, तो क्षेत्र के विचार, क्षेत्र के लिए आपके मन में जो विचार उठते हैं, अपने क्षेत्र के लिए जो आपके मन में खुद के विचार उठते हैं, वही क्षेत्रवाद की भावना है। यानी आपका ही क्षेत्र अच्छा है, बाकी क्षेत्र अच्छा नहीं है, ऐसा मन में जो धारणा आती है वो आपका क्षेत्रवाद है। आपके मन में अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में किसी दूसरे क्षेत्र को आप हानि पहुंचा रहे हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में आप राष्ट्रीय जो है हित को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है नेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप जो है नहीं ध्यान में रख पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कृत्य किए जाते हैं, इस प्रकार की विचारधारा वाले को हम क्षेत्रवादी व्यक्ति कहते हैं और इस प्रकार के विचार को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। ओके, क्षेत्रवाद आपके समझ में आ गया होगा। क्षेत्रवाद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण होता है क्षेत्रवाद का राजनीतिक कारण, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक स्वार्थों के लिए किया जाता है। तीसरा, भाषाई भिन्नताओं के कारण से क्षेत्रवादिता फैलती है कि ये इस भाषा का है, मैं इस भाषा का हूँ, इस प्रकार से। चौथी बात, भौगोलिक कारक, यानी कि मैं इस गांव से हूँ, आप उस गांव से, इस प्रकार से गाँव वगैरह में भी क्षेत्रवाद होता है। पाँचवीं, जैसे दो गांव के लोगों का एक्सीडेंट हो जाए और मान लेते हैं कि किसी दूसरे स्थान पर हो जाए जहां पर उस गांव के 4-5 बंदे बैठे हों, 4-5 लड़के बैठे हैं, उसी गांव के किसी लड़के को और कोई व्यक्ति ठोक करके जा रहा है। दो व्यक्ति हैं और ठोक करके जा रहे हैं, मान लेते हैं लड़ गया, लेकिन गलती किसकी है? जब 4-5 लोग वाले गाँव है, इसे मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ कि एक मान लेते हैं गाँव है, एक गाँव है, जैसे मेरा गाँव है, मान लेते हैं मोहनपुर। मेरा गाँव के नाम क्या है? मोहनपुर। ये मोहनपुर, तो ये मोहनपुर गांव है मान लेते हैं। और दूसरा कोई गांव है, मान लेते हैं मेरे बगल का गांव है एक बानेपुर, ठीक है। उधर मेरे गांव के बगल से कि एक ही मतलब बानेपुर भी एक गांव है, लेकिन ग्राम सभा एक ही पड़ती है। तो मान लेते हैं ये मोहनपुर है और ये बानेपुर है। अब हुआ क्या कि मोहनपुर का कोई बच्चा जाता है, बानेपुर जा रहा है, चौराहे वहीं पर चौराहा है, तो चौराहे पर मान लेते जा रहा है। अब होगा क्या कि जो मोहनपुर का जो होगा जा रहा है, बानेपुर का कोई लड़का निकला इधर से, और इस लड़के की ही गलती है और इससे जो है इससे टक्कर हो जाती है, किससे? मोहनपुर वाले से। बाइक से दोनों लोग हैं, बानेपुर का लड़का इधर से आ रहा है और मोहनपुर का इधर से जा रहा है। तो मान लेते बीच में क्या हुआ? टक्कर हुई। टक्कर हुआ क्या? लड़का, गलती किसकी? बानेपुर वाले की। लेकिन चूंकि बानेपुर गांव में हुआ, बानेपुर के वहाँ पर लोग बैठे थे, तो ये लोग क्या करेंगे? बानेपुर वाले सोचेंगे कि ये तो मेरे गाँव वाला जो है गलती, जबकि उसी गाँव वाले, लेकिन मानेंगे नहीं कि हाँ ये मेरे गाँव की गलती है। वो कहेंगे नहीं नहीं भैया आप पे गलती, शुक्ल महाराज आप पे गलती है और इस प्रकार से नहीं होगा, ये देखिए ऐसा। और ये सिर्फ महाराज तो बाद में बोलेंगे, उसके बाद में कहेंगे कि अब चलो भाई रिपोर्ट करें या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें, और हो सकता है उसी समय पे जो है कूट भी जाओ आप। तो इस प्रकार चीज़ें होती हैं। इसी किसी गांव के मान लेते हैं बानेपुर का है मोहनपुर में, तो यहाँ के बच्चे मिलेंगे तो ये भी ऐसा ही विचार करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी गाँव में आप जाएंगे, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब होता है। तो ये होता है क्षेत्रवाद कि अगर अपने क्षेत्र का व्यक्ति कोई है, उसने गलती भी करी है और कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति उसको मारने आ रहा है गलती के लिए या उसको सजा देने के लिए आ रहा है, तो उस गांव के लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, ये चीज़ होता है क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारण? पहला कारण हो गया राजनीतिक कारण, दूसरा कारण आर्थिक कारण, तीसरा कारण भाषाई कारण, चौथा क्या? भौगोलिक कारक। ओके, पांचवा क्या लिख सकते हो आप? सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण से। छठवां ऐतिहासिक कारक होते हैं और सातवां कौन सा होता है? मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। तो कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो कि क्षेत्रवाद की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो तमाम सारे और भी कारक हो सकते हैं। तो ये क्षेत्रवाद था। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष? अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक क्या होते हैं भाई? अल्पसंख्यकों की बात की जाए, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक है। लेकिन अब मुस्लिमों को खास करके अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखना उचित नहीं, एक प्रकार से विद्वान लोग बोलते हैं कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, लोगों की संख्या कम होगी, चाहे धार्मिक आधार पर, चाहे भाषाई आधार पर, चाहे सांस्कृतिक आधार पर, ये चूंकि अल्पसंख्यक माने होता है कम संख्या वाले। तो अगर किसी धर्म के संख्या, कोई धर्म है, मान लेते हैं हिंदू धर्म है भारत में ज़्यादा है, मुस्लिम धर्म के लोग उसकी अपेक्षा कम है। अगर और कम देखें तो सिख वाले और कम है, यहूदी, पारसी, जैन ये सब और कम है, बौद्ध, तो इन सब में देखें तो ये और कम है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्या होता है कि जब किसी बड़े धर्म के जो है देश वाले, किसी मान लेते कोई धर्म ज़्यादा है, जैसे हिंदू धर्म भारत में ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो अन्य धर्म वाले हैं वो क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। हिंदू धर्म कैसा है? बहुसंख्यक है। लेकिन अगर यही पर्टिकुलर आप चले जाइएगा पंजाब में, तो पंजाब में सिख कम्युनिटी क्या है? ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पंजाब विशेष की स्थिति में आप देखेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू जो कि बहुसंख्यक है भारत का, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। आप किसी भाषा में जाएँ, तमिल वाले क्षेत्र में आप चले जाएँ, तमिल के क्षेत्र में आप जाएंगे, तमिल वाले इलाके में,
तो तमिल भाषी क्षेत्र में अगर आप चले गए, आप हिंदी भाषी हैं वहाँ के, आप हिंदी भाषी, आपका घर भी वहीं बना, लेकिन आपके वहाँ पे सारे तमिल बोलते हैं, तो आप उसके लिए क्या होगे, हिंदी भाषी तो हो, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा ही बोली जाती है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि लिए आप तमिल में हो, तमिल इलाके में, तमिल वाले भाषा के, तो उसके लिए तमिल इलाकों के लिए आप क्या हो, अल्पसंख्यक हो, भाषाई अल्पसंख्यक हो, धार्मिक धर्म के हिसाब से, ठीक है, प्रजाति के हिसाब से अगर बात जाए तो प्रजाति अल्पसंख्यक है, तो इस प्रकार से अल्पसंख्यक होते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक की परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा कि आमतौर पर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग उस समूह के लिए किया जाता है जो कि धर्म के या जाति के या प्रजाति के या भाषा की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न होते हैं और कम संख्या में होते हैं। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु उसका सुस्पष्टीकरण जो है भी नहीं किया गया है संविधान में। और अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जो बहुत से धर्म व भाषा की दृष्टि से कम संख्या में होते हैं, अर्थात किसी समाज की तुलना में कुल जनसंख्या में जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कम होता है, जिनकी जनसंख्या कम होती है, उन्हें ही हम अल्पसंख्यक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अगर आपसे पूछे यहीं पर पिछड़ा वर्ग क्या है, तो पिछड़े वर्गों का आधार क्या होता है, उनका पिछड़ापन होता है, अर्थात वे वर्ग जो कि सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से एक उच्च स्तर के जीवन यापन करने से जो है बख्शल जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, तो इन मामलों में अन्य लोगों से क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, तो उन्हीं हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, आप देखेंगे जनरल ओबीसी, तो ओबीसी वाले जो लोग हैं वो अब जो है वही अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे सामान्य वर्ग की जो जातियाँ हैं उनसे पीछे रह गई किसी मामले में, मतलब कि चाहे शैक्षिक दृष्टि की बात की चाहे आर्थिक दृष्टि की और चाहे सामाजिक दृष्टि की। तो अब तो आरक्षण उनको भी मिल रहा है, सभी लोगों को आरक्षण मिल रहा है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, आरक्षण इसलिए दिया गया था ताकि बराबर हो जाए आ जा करके 10-20 सालों में, लेकिन फिर वही धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही और आज जो है आरक्षण अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। तो अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही, तो ये होगा आपका पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जिसको कहते हैं। आगे समझते भाई। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है, दहेज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दहेज कहने डोरी, दहेज क्या है भाई, अंग्रेजी में डोरी कहा जाता है दहेज को। दहेज के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि दहेज क्या है, दहेज के बारे में जानते हैं दहेज क्या है, दहेज समझ रहे हैं ना। दहेज बड़ी एक प्रकार से जटिल व्यवस्था हो चुकी भारत में, और खास करके देखेंगे दहेज के बारे में, तो दहेज प्रथा का जो विभत्स रूप आज हमारे सामने दिखाई पड़ता है, आज के समाजों में दहेज देना जरूरी हो गया है, और समाज के लिए आप देखेंगे एक अभिशाप सा बन गया दहेज, जो प्रारंभ से उपहार स्वरूप दिया जाता था, बर विवाह में वर तथा कन्या को कुछ दिया जाता था, तो वही होता था आपका एक प्रकार से उपहार स्वरूप दिया जाता था, लेकिन उसका रूप अब कठोर हो चुका है। और अब देखेंगे अभिभावक जो होते हैं आसानी के साथ जो है जो देते थे वह वर पक्ष से लेने का इच्छा करते हैं कि जो हमने अपनी लड़की को दिया है ठीक वैसे हम अपने लड़के की शादी में लेंगे। तो अब लेने के लिए से लड़का लड़की सभी के अपने घर में होते हैं, लेकिन अब सभी की मानसिकता तो अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि दहेज में भी परिवर्तन हो गया है। एक व्यक्ति है मैक्स रेडिन, वो कहते हैं कि साधारणतः दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है, तो उसी को हम दहेज कहते हैं। ठीक है, दहेज जो होता है पहले क्या होता था कि जो है उपहार स्वरूप में दिया जाता था, लेकिन आज जो है उसका विकराल रूप है। अब जबरदस्ती दहेज लिया जाता है, मांगा जाता है कि हाँ एक ठू हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस चाहिए, उसके अंदर सीकर घड़ी अंगूठी बासी खाए लगी तब मिले, इस प्रकार से सोचते हैं लोग। तो ये चीज़ होती है। अब ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया, सामान्य शादी में तो ये तो जनरली अब सभी लोग देते लेते हैं कि ये सब, लेकिन क्या होता है बड़ी बड़ी शादियों में 4 चक्का मांगेंगे और इसी प्रकार से और तमाम सारी चीज़ें होती है। कोई तो बहुत ज़्यादा जो है लाखों में बात करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये सब चीज़ें होती है। दहेज में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती है, और दहेज के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते करते कर्जा भी लेते, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं इसके कारण से, और दबे तरे रहते तमाम प्रकार की चीज़ें। ओके, और आप देखिए दहेज प्रथा को समाप्त करने के तमाम सारे उपाय भी हो सकते हैं, जैसे कि लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षित करें, तभी दहेज को ख़त्म किया सकता है। जिससे क्या हो कि वो लड़कियां जो है अपनी परंपरागत जो मनोवृत्ति बनी है कि वो लड़कों पर आश्रित हैं, वो अगर शादी नहीं करेंगे उसका जो है पति अगर नहीं जो है कमाएगा तो नहीं खा पाएंगी, तो लड़की पर आश्रित हो जाए, यानी कि खुद के पैरों पर खड़ी हो जाए, अपने जीविकोपार्जन के लिए वो स्वयं ही उपार्जन कर सके, इस प्रकार चीज़ें हो तो। या फिर इसी प्रकार से जो है दहेज प्रथा के विरोध में एक जनमत तैयार करना चाहिए, और एक प्रकार से एक जो समूह बने हुए हैं अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग सभी में दहेज प्रथा को बैन करने की मांग करनी चाहिए। कानून बनाना चाहिए इस पर प्रभावकारी, ताकि क्या हो दहेज खत्म हो सके। युवाओं को आगे आना पड़ेगा दहेजों के लिए, लेकिन युवा लोग जब आगे आते तो उनके माता पिता उनको दाब देते हैं कि नहीं लेना दहेज, पैसा किसको काटने लगता है, सभी को प्रिय है ये चीज़। दहेज हो गया। अगला प्रश्न है अंतर पीढ़ी एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या है।
अब मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप अगर इसको थोड़ा-सा अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, जो भी आपने पढ़ा तो उसको थोड़ा बहुत इधर-उधर से अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा। अंतःपीढ़ी संघर्ष और अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है? अंतःपीढ़ी संघर्ष माने कि जब क्या हो कि आप दोनों पे, यानी कि आप जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे जो है मैंगो शेक, जैसे लड़का कहेगा मुझे जूस पीना है मैंगो शेक, लड़की कहेगी नहीं मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है भाई, लड़की कहेगी कि मुझको जो है मैंगो शेक नहीं पीना है, मुझको जो है चाट खाना है। तो अब क्या होगा कि दोनों के विचारों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। तो एक ही जो है एक प्रकार से पीढ़ी के हो आप भी 20 ही साल के हो, लड़की भी 20 ही साल की है। अब दोनों लोगों के विचारों में मतभेद है कि एक तो आम का जूस पीना चाह रहा है, यानी मैंगो से कितनी गर्मी ठंडा ठंडा, और एक इतनी गर्मी में लड़की जो है वो क्या खाना चाह रही है, वो चाट खाना चाह रही है, क्योंकि चटपटा होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि दोनों के विचारों में मतभेद हुआ। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया जनरली, जो आप सामान्य लोगों के जीवन में आता भी होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, ओके। तो ये उदाहरण हो गया आपका किसका, ये अंतःपीढ़ी संघर्ष, यानी जब एक ही पीढ़ी के लोगों में आपसी मतभेद, चाहे वो पहनावे ओढ़ाव को लेकर के हो, चाहे विचारों में मतभेद हो, चाहे कई प्रकार के मतभेद, धार्मिक मतभेद हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, ये भी वैचारिक मतभेद हो गया। किसी को पैंट शर्ट पहनना अच्छा लगता है, किसी को धोती कुर्ता, किसी को लुंगी लपेटना अच्छा लगता है, या इसी प्रकार से आप देखेंगे कोई व्यक्ति कच्छा बनियान में अच्छा लगता है उसको घूमना। तो ये वैचारिक मतभेद हो गए एक ही पीढ़ी में, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे बूढ़ा हो गया हो, चाहे वो एक प्रकार से युवा पीढ़ी का हो। मतलब जब अपने ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है विचारों में, तो उसको अंतःपीढ़ी संघर्ष। लेकिन जब क्या होता है कि दो पीढ़ियों के बीच में, जैसे आपके बाबा जी हैं, आपके बाबा हैं, उनको धोती कुर्ता पहनते हैं वो, और आप वो पैंट शर्ट पहनते हो, ठीक है, टाई वाई लगाते हो, तो आपकी वेशभूषा उनकी वेशभूषा में अंतर है। उनके विचारों में वो कहेंगे कि जो है मंदिर जाओ, ये करो वो करो, तमाम प्रकार की चीज़ें बोलेंगे। या जो है अगर मुस्लिम है तो बोलेंगे मस्जिद जाओ, ये नमाज़ पढ़ो। लेकिन जो युवा पीढ़ी है खास करके क्या कर रही है, नास्तिक होती जा रही है लगातार। अरे मंदिर में कौन जाएगा, पार्क घूमने जाएंगे आज हम। तो इस प्रकार से तो युवा पीढ़ी के विचारों में मतभेद हुआ। वो लोग जो है जो है ये पीढ़ी, मतलब कि जो बाबा दादा होते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा करो, ये करो वो करो, तमाम प्रकार की चीज़ें बोलते हैं ना करने के लिए, कि ऐसा नहीं, मतलब ऐसा करने से क्या होता है, चीज़ें होती हैं, सही चीज़ें होंगी, रोगों के लिए तमाम प्रकार की दवाई घरेलू उपाय बताएंगे। तो वो लोग आपको पसंद नहीं, आप कहेंगे नहीं, क्या रहे कामी फलाम खा लेंगे अभी दर्द मिट जाएगा। और वो लोग जो है कभी कभी दवा ववा खाते ही नहीं थे, और आज देखिए वो लोग कितने जो है बलशाली और हष्ट पुष्ट हैं। और आप देखिएगा अपने आप को, जब उनकी एज में होंगे तो आप उठने बैठने के लिए तरसेंगे। तो ये क्या होता है, विचारों में मतभेद। तो जो आपके दादा परदादा हैं या आपके पिताजी हैं, यानी कि जब दो पीढ़ियों के बीच में क्या होता है, परस्पर उनके विचारों में संघर्ष होता है। तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण आधुनिक युग में सामाजिक संरचना में जो बदलाव हो रहा है लगातार, इसके कारण से दिखाई पड़ रहा है। और युवा पीढ़ी तो अपने मूल्यों को सरलता से बदल लेती है, जबकि जो पुरानी पीढ़ी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ पाती है। इनसे क्या होता है कि दोनों पीढ़ियों के बीच में क्या होता है, उनके दोनों मूल्यों में, सामाजिक मापदंडों में अंतर फैलने लगता है, और ये अंतराल बढ़ता जाता है, और इसी अंतराल को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे कि आपके दादाजी कहेंगे नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा तो फिर काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से विचारों में क्या होता है, मतभेद होता है। तो उसी मतभेद को या उसी अंतराल को हम कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ, दलित वर्ग से आप क्या समझते हैं, दलित वर्ग से आप क्या समझते हैं, दलित वर्ग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, दलित वर्ग से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपकी परीक्षा में, दलित वर्ग के बारे में। तो दलित वर्ग क्या होता है, दलित वर्ग की बात की तो दलित वर्ग से आशय ऐसे व्यक्तियों से होता है जिन पर समाज के द्वारा बहुत सी निरयोग्यताएं जो होती हैं लाद दी जाती हैं। हमारे देश में आप देखेंगे तो इन व्यक्तियों को अछूत के नाम पर मानवीय अधिकारियों से वंचित भी रखा गया है। और अस्पृश्यता, अगर आपसे पूछा है अस्पृश्यता क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो कि एक मौलिक अधिकार है, वो कहता है कि आप किसी व्यक्ति को छूने के लिए जो है, मतलब सभी व्यक्ति को छू सकता है, लेकिन बिना उसकी मर्जी के। ठीक, तो ये बात है। नहीं तो आप सोचो कि अब अस्पृश्यता का अंत हो चुका, अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी को छू, तो बस जाकर कहीं किसी लड़की उड़की को छू लो आप जा करके। तो बोले कि काहे छू रहे हो, तो आप बोलोगे अरे अनुच्छेद 17 पढ़ लीजिएगा जा करके, लिखा अस्पृश्यता का अंत। अब जो है छुआछूत की जैसी कोई भावना नहीं। तो ये ऐसा मत करना कभी जा करके आप कि छुआछूत का अंत। छुआछूत जैसे कि जो था केस खास, जैसे कि ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय वगैरह लोग जिस कुएं पर पानी पीते थे, उस कुएं पर जो है जो शूद्र वर्ग के लोग होते थे पानी पहले नहीं पीते थे। या उनको मान लेते अगर कोई शूद्र वर्ग का लोग पहुंच गया किसी ब्राह्मण के घर पर, क्षत्रिय के घर पर, और उसने जो है टच कर लिया उनके जो है क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर तखत वगैरह है तो अगर टच कर लिया तो धो देंगे, उसको धो करके ही लेटेंगे उस पर। खटिया अगर छुई लीन तो खटिया उटिया जुड़ते हुए दान के दे, ले जाओ भैया खटिया तुम उठा लीजिए, आप दोबारा न छुए का। इस प्रकार से होता था पहले।
अब क्या हो रहा है कि अब इसको समाप्त कर दिया गया और सभी लोग अब पढ़े लिखे शिक्षित हैं और सभी लोग जो है सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ भाई ये भी वही आदमी है, मैं भी वही आदमी। फिर जाति पात पूछे नहीं कब हूँ, तो जाति पात की क्या मतलब है। इसमें क्या है कि भाई अब पहले जैसा चलता आ रहा था उसी हिसाब से लोग करते थे, और आजकल जो है एक प्रकार जो है आधुनिकता आ रही, इसमें सभी लोग जो है अपने आप को समान है। लेकिन अब इसी में कुछ लोग ज़्यादा जो है उत्साहित हो रहे हैं कि अब बदला लेंगे इनसे, वो ये करेंगे। तो ये सब भावना बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। वो परिस्थिति के हिसाब से हर एक चीज़ परिवर्तित थी। उस समय की परिस्थिति वैसी ही थी और आज की परिस्थिति देखिए बदली। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, परिवर्तन होगा हर क्षेत्र में होगा, चाहे ब्राह्मणों में हो, क्षत्रिय में हो, वैश्य में हो, शूद्र में हो। ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद् बाहुराज्यान्यः कृता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। इस प्रकार से आप देखेंगे तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जिस प्रकार से थे एक ही कार्य किया करते थे, अपने सबके कार्य बटे हुए थे, सभी लोग सुखी भी थे एक प्रकार से देखा जाए तो। शूद्र वर्ग को अगर कहो कि पूजा करने के लिए पहले ज़माने में, तो वो लोग अरे ना 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 मैं पूजा कैसे करूँगा, खेतों में काम करता हूँ, दिन भर वैसे थका रहता हूँ, या इसी प्रकार से सिचुएशन थी उनकी भी। कुछ ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी आप जो है वो योग्यताएँ ला देंगे कि नहीं ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा गलत किया, इनको योग्यता नहीं थी। क्योंकि उस समय यज्ञोपवीत जो एक प्रकार से होता था, वो यज्ञोपवीत ये लोग जो है शूद्र वगैरह नहीं धारण करते थे, तो इसके कारण से उनको वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेत सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमक्ष शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वाह्य अभ्यंतरा शुचि। तो एक प्रकार से आप देखिए यज्ञोपवीत जो होता था परम पवित्र होता था, तो इसलिए जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था वो वेद पढ़ने का अधिकारी होता था। अगर कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं धारण करता था तो उसको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, पुराणों को स्पर्श करने का अधिकार नहीं था। ये उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्राचीन काल वैदिक काल में आप देखेंगे जिस समय ऐसी व्यवस्था लागू थी। और आज भी आप देखेंगे जो ब्राह्मण होते हैं यज्ञोपवीत धारण करते हैं। आप देखेंगे धागा जो पहने रहते हैं गले में, आप देखिएगा हम लोगों के यहाँ पर हमारे पापा जी, हमारे दादाजी सभी लोग पहने रहते हैं यज्ञोपवीत। और हम लोगों की जब शादी होती है, अब जब शादी होगी हमारी भी या हमारे भैया की हुई थी, तो उसमें यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे सभी लोगों को। पहले एक दिन पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता है, एक दिन लगता है उसमें पूरा का पूरा, तो वो चीज़ें होती। तो यज्ञोपवीत जो व्यक्ति धारण करता था उसको पहनने का अधिकार था। तो इसीलिए जो होता था कि मानते थे कि अगर ये लोग खेतों में काम करते हैं, इस प्रकार से चीज़ें करते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर टच कर लेंगे तो हम छुआछूत हो जाएगा, इस प्रकार से मान्यता थी। लेकिन ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी। और लोग भगवान का भोग लगाते, सोचते थे कि भगवान का फर्च बना करके अच्छा तरीके से, फर्च बने समझ रहे हैं ना, कि मतलब साफ़ सुथरा बना कर खिलाए। तो ऐसी मान्यता थी। आज वो मान्यताएँ सब धीरे धीरे खत्म हो रही। जो भाई मैं इसके सख्त विरोधी हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे छूने से भगवान नाराज़ हो जाएंगे, या इससे आप साफ़ सुथरा रहो, आप छुओ, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सुथरा नहीं तो भाई मत छुओ, ये तो अभी भी मैं बोलूँगा। अगर आप साफ़ सुथरा नहीं, चाहे हिंदू मतलब कि चाहे आप जो है किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, अगर आप साफ़ सुथरे नहीं तो आप जो है पूजा के अधिकारी नहीं हो। चूँकि अब ऐसा नहीं कि आप जो है गड़बड़ कार्य करें, तो ये सब इस पर सबके अभी भी रोक है। लेकिन फिर भी अब ये कहो कि आप जो है इस जाति से, इस जाति में पैदा हुए हो, आप यहाँ पर मत आओ, ये ना करो, वो ना करो, तो ऐसी व्यवस्था अगर है तो बहुत ज़्यादा गलत है। वो नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी प्रकार की। ओके, तो दलित वर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता था कि इनको जो है आप देखेंगे जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। और जिनके कारण से क्या होता था कि जीवन की सभी सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा इनको। ब्रिटिश काल में अस्पृश्यों को दलित वर्ग के नाम से पुकारा गया और इनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक जो है दयनीय स्थिति हो गई थी। और इसके कारण से अछूत शब्द के स्थान पर दलित वर्ग का प्रयोग जो है यहाँ पर होने लगा। और दलित शब्द वही है, दलित माने आपको हमने बता दिया अस्पृश्य जातियों के। दलित की धार्मिक नियोग्यताएँ ये थी कि दलितों को अपवित्र माना गया था और उन पर कोई नियोग्यताएँ लाद दी गई, मतलब कई नियोग्यताएँ लाद दी गई थी। और इन लोगों को मंदिर में प्रवेश, नदी घाटों पर के उपयोग से, पवित्र स्थानों पर आने जाने से रोक लगाया गया था। देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था और इन्हें वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आज्ञा भी नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई थी और इन चीज़ों को जो व्यवस्था लागू की गई थी, एक खास एक प्रकार से एक उद्देश्य था उसका, व्यवस्था का जो उद्देश्य मैंने बताया। और दूसरी बात यह कि दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। और दलितों यानी अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, भगवत भजन, कीर्तन, इन सब का अधिकार वैसे तो नहीं था, लेकिन कर सकते थे, कोई रोकता भी नहीं था उतना ज़्यादा। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था ऐसी व्यवस्था, क्योंकि वैसी सिचुएशन नहीं थी उस समय। और सिचुएशन भी थी तो उसमें क्या कुछ लोग तो अपने कि नहीं नहीं अब ये हमारे दादा ने ऐसा करा है, हमारे इस साधु ने ऐसा किया था तो मैं भी नहीं करूँगा, इस प्रकार से बहुत सारे लोग। तो अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बहुत सारे लोगों ने इसी कारण से क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया, बहुत सारे लोगों ने
जैन धर्म अपना लिया। आप देखेंगे तो शूद्र वर्ग के लोग हैं अधिकतर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। क्यों अपनाया उन्होंने? इसलिए अपनाया क्योंकि यहाँ पर क्या था, नियोग्यताएँ थी उनकी कि उनको अलग समझाता था। बहुत सारे लोग जो उच्च कुल के लोग होते थे उनको निम्न वर्ग का समझते थे। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अब रहने दो, जाओ तुम अपना रखे रहो जो कि धर्म तुम्हारे पास है, मैं दूसरा धर्म अपना ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से, लेकिन अब सब सिचुएशन है, अब अच्छी तरीके सारी चीज़ें हो रही है, अब कोई ऐसी नहीं है। आप देखेंगे हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर अभी जजमानी व्यवस्था है। तो अभी हम लोग जाते हैं, चाहे जो भी जाति का हो, कोई पानी लाता तो सभी लोग सभी पीते, चाहे जिस भी जाति। पहले क्या होता था, हरिजनों के यहाँ पर लोग पानी नहीं पीते थे। उनको अभी भी आप देखेंगे कई किसी गाँव में अगर आप जाएंगे तो हरिजन लोग अगर पहुँचेंगे किसी के द्वार पर तो प्लास्टिक गिलास में पानी आएगा, या इसमें स्टील नहीं देंगे, क्योंकि उस गिलास में पानी नहीं पियेंगे वो लोग। ये अभी भी आप देखेंगे। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हालांकि अब धीरे धीरे सब समाप्त होने जा रहा है और हो रहा है, ये अच्छी बात है कि सभी लोग एक समान रहें, सब अच्छे रहें, और लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब लोग आगे और पीछे रहें। ठीक, अगला प्रश्न आपके समझ, जातिवाद के अर्थ। अब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जो मैंने बातें बताई इससे आप बुरा मत होइएगा। कोई व्यक्ति चाहे कोई जो है धर्म का हो, कोई चाहे दूसरे धर्म का हो, या किसी जाति का हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, तो आप बुरा मत मानिएगा इस बात का मेरे, क्योंकि ये सत्यता है तो इसको भाई बताना पड़ेगा। अब इसमें मैं भी ब्राह्मण हूँ, अब ऐसा नहीं कि मैं अपनी बुराई खुद करूँगा, लेकिन फिर भी जो बुराइयाँ हैं उनको तो बताना पड़ेगा ना, वो तो मजबूरी है उसको तो बताना। अगर नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत है ना उसमें। और ये बात मान करके चलो, जो बुराइयाँ अगर आपके अंदर है, अगर उसको आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये, और उसको जो है एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई गलती है, अगर कोई कह रहा है कि भाई आपके अंदर ये गलती, तो आप उसको सुधारो, ना कि उसका जो है उसको दाबो उस गलती को, बिल्कुल भी नहीं। तो जातिवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जातिवाद क्या है भाई? जातिवाद या संप्रदायवाद क्या है? संप्रदायवाद के बारे में बताया जाए। वैसे जातिवाद के बारे में अगर बताएं तो जाति क्या है? जाति की परिभाषा जे छट्टन कहते हैं कि जो है जाति एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है, और इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। इरावती कर्वे कहते हैं कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह होता है। इस प्रकार से विद्वानों ने तमाम सारी बातें बताई जाति के बारे में, लेकिन जातिवाद जो होता है, यानी कि जाति संबंधित जो विचार हैं उनको जातिवाद कहा जाता है। जातिवाद की अगर हम बात करें तो जातिवाद एक उग्र भावना होती है जो कि एक जाति के सदस्यों को बिना किसी कारण के अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती है। अगर ब्राह्मण का व्यक्ति है तो ब्राह्मण तो उसके अंदर रहेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए बोलेगा, और वैश्य है तो वैश्यों के लिए, शूद्र है तो शूद्रों के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएँ होती हैं, चाहे इससे अन्य समूहों के हितों की कोई बाधा हो या फिर उसको हानि पहुँचे, उससे नहीं मतलब है। बस अपना समूह, अपना जाति जो है अच्छी रहे, बस ये मतलब होता है लोगों को। और वर्तमान जीवन में देखेंगे हमारा समाज केवल 4 वर्गों में विभाजित नहीं है, बल्कि प्रत्येक वर्ग सैकड़ों जातियों में और उपजातियों में विभाजित है, और इन सभी उपजातियों के बीच बीच ऊंच नीच का संस्करण विद्यमान है। प्रत्येक उपजाति अपने स्वार्थ को सर्वोच्च महत्व देने का प्रयत्न करती है। आप देखते नहीं है कि अब हर जाति जो है, आप मोटरसाइकिल में खास करके देखेंगे लिखवाए रहेंगे कि जो है ये तमाम जाति की, अरे ये जाति वो जाति, ये शेर वो शेर, दुनिया भर का जो है हर एक जाति अब लिखवाने लगी है कि ये जो है गाना वाना भी बनने लगा कि सिक्सर, वो एक गाना नहीं यादव वाला, वो ये गाना, ये पांडे जी का बेटा हूँ, इस प्रकार से गाना चला। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्षत्रियों का गाना है राजपूताना, और तमाम प्रकार के गाने चलते हैं अलग अलग जो है इसके। तो इससे भी क्या होता है, जातिवाद फैलता है कि हाँ ये जाति, और हर जाति अब अपने आप को सर्वोच्च वाले कि हम ही जौन है तोन है, बाकी दुनिया नहीं। आकर टकरा लो, कभी यादव से मिलकर देखो, कभी मौर्य से आकर टकरा लो। अब मौर्य को लोग तुलना कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, वो मौर्य था, मौर्य नहीं था वो। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, ये देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा है, ये मैं परशुराम का वंशज हूँ, ये कहेंगे, कोई कहेंगे मैं श्री राम क्षत्रिय थे, मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान राम लक्ष्मण मैं हूँ, ऐसे बोलेंगे। मतलब ये सब जातिगत भावनाएं हैं। तो इस सब से ऊपर उठिए भाई, आप लोग जाति वगैरह मत फैलाइए, जातिवाद मत फैलाइए। हाँ, अपने धर्म को मानिए, आप अपनी जाति को मानो कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, आप मानो कि मैं वो हूँ, और अपने अंदर तक सीमित रखो। आपकी वजह से किसी दूसरी जाति को कोई नुकसान ना हो, आपकी वजह से किसी दूसरे धर्म को नुकसान ना हो। ऐसा करके आप अपने धर्म को, अपनी जाति को सुरक्षित करो कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो। ये चीज़ अगर आपके अंदर रहेगी तो ये विचारधारा सही रहेगी फिर। ओके, तो जातिवाद वही है आपका। ओके, समझ में आ गई बातें। आगे हमने बताया था आपको कि सांप्रदायिकता क्या होती है कि डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह होता है जो अपने धार्मिक या भाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीति अथवा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित दूसरे समूहों से अलग होते हैं, और जो अक्सर उनके विरोध में ही जो है रहते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम सांप्रदायिक व्यक्ति, या फिर जिस प्रकार की विचारधारा वो रखते हैं उनको हम सांप्रदायिकता कहते हैं।
एक व्यक्ति हैं बलराज मधोक, वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता कुछ धार्मिक वर्गों का राष्ट्र अथवा अन्य धार्मिक वर्गों की कीमत पर अपने लिए विशेष राजनीतिक अधिकार एवं अन्य सुविधाओं की मांग करना होता है। यानी कि अगर कोई संप्रदाय है, यानी कोई कम्युनिटी है, कम्युनलिज्म जिसको कहते हैं उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। तो कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, तो क्या होता है समुदाय कि वो अपने ही समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जातिवाद अपने जाति के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उसकी जाति सर्वोपरि है। संप्रदायवाद उसका ही संप्रदाय सबसे आगे है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है, उसका संप्रदाय सबसे। अगर आप देखेंगे कि उसका संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से कोई झगड़ा होती है, फिर कुछ भी होता है तो सांप्रदायिक हिंसा भी हो जाती है। तो एक प्रकार से देखेंगे किसी धर्म को लेकर के उनके अंदर जो भावना उत्पन्न होती है सांप्रदायिकता, वो कहलाती है। किसी भाषा को लेकर के कि हमारी नहीं हिंदी भाषा, अभी आपने देखा होगा कि सुदीप किच्चा और अजय देवगन जी के बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा बातचीत हुई थी भाषा को लेकर के, दक्षिण और उत्तर भारत को लेकर के। ठीक है, इस समय क्या हो कि बॉलीवुड एकदम से धुआं हो रखा है, बॉलीवुड की पिक्चर एकदम से फ्लॉप हो रही सारी की सारी। और इधर देखिए साउथ की पिक्चर से पुष्पा हो गई, और उसके बाद में आप देखेंगे RRR मूवी, और जो है ये जो 2 आई KGF 2, ये सब मूवी जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही, 100 करोड़ पार कर गई। मतलब 100 करोड़ क्या कि 1000 करोड़ निकाल गई। तो आप सोचो कि ये सब मूवीज़ जो हैं कितना ज़्यादा कमाई कर रही हैं, साउथ की हैं। ओके, और आप देखिए कि हिंदी फिल्म जो कि एक प्रकार से बॉलीवुड सिनेमा है, इसको कोई देखना ही पसंद नहीं कर रहा है, जब से साउथ की फिल्में डब्ड होने लगी हिंदी में। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों मतलब कहीं ना कहीं पे बॉलीवुड के अंदर ये लगा रहा है कि अब ध्वस्त हो रही है हस्ती, लेकिन बॉलीवुड में भी जो है ऐसी बात नहीं कि बॉलीवुड एकदम से ख़त्म हो रहा है। बॉलीवुड में कई हस्तियां हैं। बॉलीवुड में क्या होता है कि कहीं कहीं पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये है कि ये लोग विदेशों की सीन दिखाते हैं, और साउथ वाले लोग क्या होते हैं कि सबसे पहले शुरुआत में मंदिर वगैरह की फ़ोटो दिखा दिए, उसके बाद में आप देखेंगे कि पूजा करते हुए दिखाए जाते हैं। जैसे रामचरण जो है, जो हीरो हैं रामचरण जी, ये सब क्या करते हैं, आप देखेंगे कि जो है बहुत कई सारे व्रत वगैरह, नंगे पाँव कहीं कहीं ना कहीं तमाम सारी चीज़ें होती। तो ये सब कहीं ना कहीं पे ये सब संप्रदायवाद या उत्तर दक्षिणवाद फैलाते। तो मतलब कि ये सब नहीं फैलाते, मैंने वो गलती से निकल गया। मतलब इस सब से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो है एक प्रकार से थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये अपनी संस्कृति के लोग हैं, तो इससे वो फिल्में ज़्यादा चलती हैं। और ख़ास करके आपकी बात की जाए तो क्षेत्रवाद क्या होता है कि किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना हो तो केवल मेरा ही क्षेत्र आगे बढ़ेगा, इस प्रकार की चीज़ें, केवल मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, तो ये मत कभी मानिए। तो वही विचारधारा, जब भी हम की भावना होती तो वही होती सांप्रदायिकता। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। अगला प्रश्न आपके समक्ष, मद्यपान अथवा मादक द्रव्य व्यसन। मद्यपान अथवा मादक द्रव्य व्यसन, मद्यपान क्या है भाई, मद्यपान क्या है या मादक द्रव्य व्यसन क्या है। मद्यपान की बात की जाए, मादक द्रव्य व्यसन की बात की तो क्या है ये। वैसे मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है, गुटखा, बीड़ी, चरस, अफीम, गांजा, सिगरेट, अगर आप ये सब खाते पीते हैं तो वही सब होता है मद्यपान वगैरह। ओके, समझ में आ गई बातें। मद्यपान समझ रहे हो ना, मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन। मादक द्रव्य व्यसन जो होता है, जैसे कि आप तम्बाकू खा लो, या इसी प्रकार से आस्की गुटखा जो कुछ चलता है, हमारे यहाँ तो आस्की चलता है, मतलब कि उसमें ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें चलती, पान मसाला, गुटखा, तमाम प्रकार के। आप देखे होंगे कि जो है विमल का प्रचार कर रहे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान, इस पर भी बातें हुई थी, बड़ी ज़्यादा छिड़ी हुई थी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको लेकर के कई चीज़ें होती हैं। मादक द्रव्य व्यसन के बारे में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उसका कहना है कि मादक द्रव्य व्यसन कम या अधिक समय के लिए उन्माद की वह दशा होती है जो किसी नशीले पदार्थ के लगातार उपयोग से उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन को विघटित कर देती है। ये होता है मादक द्रव्य व्यसन। मादक द्रव्य व्यसन लोग कई कारण से करते हैं, जैसे कि पहला, सुख की प्राप्ति होती है इसको करने से, जीवन की जो निराशाएं होती थोड़ा सा कम होने का प्रयास रहती हैं, दोषपूर्ण संगति से भी ये लोग करते हैं, जो है सिगरेट वगैरह फूंकने लगते हैं। ठीक, असामान्य व्यक्ति जिसका हो जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि सामान्य व्यक्तियों से अलग हो जाते हैं, किसी कारण के बस में वो अपने आप को अलग समझते हैं, या फिर उनको लगता है कि अब मेरा जीवन में रहना बेकार है, तो इस प्रकार से वो लोग व्यक्ति नशा करना प्रारंभ कर देते हैं। और उनकी परिस्थिति अगर ठीक नहीं, उनके अनुकूल नहीं है, तो भी जो है वो नशा करेंगे। मनोवैज्ञानिक कारण भी कुछ होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे वो अगर मानसिक तनाव उनके है, या फिर हीनता की भावना कभी महसूस किया, असुरक्षा की भावना है, या अनुकरण की भावना, समानता की भावना, तमाम प्रकार की भावनाएं हैं, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, एकाकीपन से वो नशा करते हैं, अपराधी तत्वों के स्वार्थ के लिए नशा करते हैं, अज्ञानता होती है इसके कारण से नशा करते हैं। और मादक द्रव्य व्यसन कहीं ना कहीं पे किसी भी जो है हाल में अच्छा नहीं है, हर मामले में गलत है, ये बात आप जान लीजिएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। वही मद्यपान की बात की, मद्यपान जो होता है आपका, ये दारू वगैरह जो पीना होता है, इसी को मद्यपान कहते हैं। ओके, तो मद्यपान क्या होता है, इलियट और मैरिल कहते हैं कि अधिक मदिरा पीने वाले को मद्यसेवी कहेंगे।
फेयर चाइल्ड कहते हैं कि शराब की असामान्य और बुरी आदत क्या होता है, मद्यपान होता है। मित्रा कहते हैं कि मद्यपान वह अवस्था होती है जब व्यक्ति के लिए शराब पीना इतना आकर्षक बन जाता है कि वह बिना सोचे समझे पीता रहता है और उसके मन, शरीर, परिवार और समाज पर उसका कितना बुरा असर पड़ेगा इसको नहीं सोच पाता है। तो इस प्रकार से मद्यपान होता है। मद्यपान के भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे विवाहित जो है विघटित व्यक्तित्व हो गया, निराशा और असुरक्षा की भावना हो गई, दोषपूर्ण आवास हो गया, अगर आप गलत संगति में रहते हैं, नगरों की घनी बस्ती है, गंदी बस्ती है और इसमें आप देखेंगे तो आप जो है दारू पिएंगे। नगरीकरण यानी नगरों में आप देखेंगे तो एक प्रकार से आप देखेंगे दारू पीना आम सी बात हो गई, तो वहाँ पर पिएंगे। निर्धनता अगर है तो गरीबी में आप सोचेंगे गरीब हो गए हैं, बड़ी चिंता रहेगी, आर्थिक तंगी रहेगी, तो उससे आप जो है पौवा चटाक मार लेंगे जाकर के कहीं पर नगीना वगीना, ठीक है। या इसी प्रकार से आप देखेंगे मानसिक तनाव हो गया आपको, कोई लड़की आपको छोड़ करके जा रही है या ब्रेकअप हो गया आपका, तो इस प्रकार से आप दारू वारू पीना शुरू कर दें। कबीर सिंह मूवी है तब से तो बहुत ज़्यादा आशिक लोग जो हैं दारू पीते घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख संगति, अगर आपके दोस्त वगैरह पीते हैं, अबे तुम मारो 2 गिलास यार जा, पता नहीं का है तो तुम ऐसा ठीक है ला भाई यार आज चढ़ाए ली देखी थे का हुआ था, तो चढ़ाया तहाँ एक बार अगर पियागा दोबारा फिर पिए मन कहा लगे मन को दूर रहना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि दारू पीने से आनंद की प्राप्ति होती है। मैं कह नहीं रहा हूँ, ये जो है एक कारण है कि आनंद की प्राप्ति के लोग दारू पीते कि मज़ा आएगा, थोड़ा नशे में होंगे, झूमेंगे, गाली देंगे किसी को, अपने मन की बातों को बोलेंगे, तो इससे लोग नशा करते हैं। तो जो है आनंद की अनुभूति के लिए लोग नशा करते हैं। खास करके जो लड़के होते हैं, जो किशोर युवक युवतियाँ होती हैं, आप देखेंगे आजकल की लड़कियाँ जो हैं शराब वगैरह खूब पीती हैं, हुक्का बार जाती हैं। शहरों में आप जा कर के कभी देखिए, शहर के अगर जो लड़के होंगे लड़कियाँ होंगी उनको पता होगा कुछ, अगर आप में से कोई पीता होता हो तो एक कमेंट वमेंट मत करिएगा कि सर जी मैं पीती हूँ, आप लोगों ने ऐसा बोल दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं पे कुछ लोग तो फैशन के कारण पीते, तो ये सब आप इसके कारण में डाल सकते हो, फैशन के कारण, संगति के प्रभाव से, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो गई, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, लोग धर्म को नहीं मान रहे हैं, करेंगे अब धर्म होता ही नहीं, कोई भगवान नहीं है, अब यहीं पर जो कुछ करना सुख कर लो, अगर नहीं पिया इस जीवन में तो दोबारा कहीं कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, तो उसके बाद में फिर दारू मिलेगी पीने न करे, तो इसी जीवन में सब सारा का सारा सुख ले लो, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पे दारू पीने के लिए आपको उत्सुक करती हैं, तो ये सब चीज़ें ओके। तो अगर पूछे एग्जाम्स में तो आप सब बता सकते हो। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। खंडवा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, श्वेत व्यसन अपराधी और पेशेवर अपराधी में क्या अंतर होता है। श्वेत व्यसन अपराधी और पेशेवर अपराधी में क्या अंतर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। श्वेत व्यसन अपराधी और जो है पेशेवर अपराधी में क्या अंतर होता है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। तो श्वेत व्यसन अपराधी जो होते हैं, पहली बात जो निम्न वर्ग के अपराधी लोग होते हैं वो वास्तविक अपराधी माने जाते हैं। इसके विपरीत जो श्वेत व्यसन अपराधी होते हैं समाज के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। दूसरा अंतर, पेशेवर अपराधी के साथ कठोर दंड का प्रावधान होता है, परंतु जो श्वेत व्यसन अपराधी होते हैं उनके लिए आप देखें काफ़ी नरमी बरती जाती है पुलिस के द्वारा। तीसरी बात यह है कि निम्न वर्ग के अपराधी को कठोर से कठोर दंड मिलता है, जबकि श्वेत व्यसन अपराधी दंड से बच जाते हैं। चौथा अंतर यह कि निम्न वर्ग के अपराधी से जनता घृणा करती है और उसे हीन भावना से देखती है, समझती है, जबकि जो श्वेत व्यसन अपराधी होती है वो इज्जत पाते हैं समाज में। पांचवा अंतर यह है कि निम्न वर्ग के अपराधी के कृत्यों का जो है प्रचार तुरंत हो जाता है, क्योंकि श्वेत व्यसन जो अपराधी होते हैं उनके कृत्यों के बारे में लोग बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों अधिक जो अन्य जनसंचार हैं जिनके माध्यम से टेलीविज़न, रेडियो, इन सभी के माध्यम से हमको पता ही नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं भी आप देखेंगे ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, समझ में आ गई बातें। तो श्वेत व्यसन अपराधी और पेशेवर अपराधी में ये अंतर है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आएगा एग्जाम्स में कि भारतीय समाज में वृद्धों की समस्याएं क्या है। भारतीय समाज में आप देखेंगे वृद्धों की कई समस्याएं, बड़ी जटिल समस्याएं हैं। वृद्ध लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त हैं भारत में। आप देखेंगे भारतीय समाजों में सभी वृद्धों की समस्याएं एक जैसी नहीं है, और इसका एक कारण यह है कि विभिन्न आधारों पर वृद्धजनों की पृष्ठभूमि एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, और ऐसे सभी जो वृद्धजन हैं उनकी समस्याओं में कुछ भिन्नता हमको देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे बात करें लिंग के आधार पर वृद्ध स्त्रियों और पुरुषों की समस्याओं में कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। आयु के आधार पर भी आप देखेंगे वृद्ध 60 से 70 वर्ष की आयु के बीच में के हैं तो उनकी समस्याएं उन वृद्धजनों से अलग होंगी जो कि 70 से 75 साल के हैं। ओके, इसी प्रकार से जो शिक्षित वृद्ध होते हैं उनकी समस्याएं थोड़ा कम होगी, अशिक्षित वृद्धों की समस्याएं ज़्यादा होंगी। धार्मिक वर्ग के वृद्धों में भी ये देखेंगे अनेक समस्याएं, तमाम प्रकार की चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इनकी कई समस्या होती है वृद्धों की, जैसे कि आप देखेंगे
सभी कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो कि सभी वृद्धों में देखने को मिलती हैं, मध्यवर्गीय वृद्धों में खास करके देखने को मिलती हैं। पहली समस्या स्वास्थ्य की समस्या। सबसे पहले जो मध्य वर्ग का बुढ़ा हो गया, जो वृद्ध व्यक्ति होंगे बेचारे, उनको स्वास्थ्य उनका खराब रहेगा। और सबसे बड़ी जटिलता यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्वास्थ्य खराब रहेगा। सोचेंगे नौकरी को, मतलब कि कौन इनकी दवा करवाएगा, छोटी मोटी दवाई इधर उधर करते रहेंगे, एक दिन टपक जाएंगे बेचारे। तो ये क्या होता है कि स्वास्थ्य की समस्या कहीं ना कहीं पे बनी रहती है और बेचारे क्या करते हैं, खाना पानी हो सकता है उतना ज़्यादा मिले या ना मिले। दूसरी बात, पारिवारिक उपेक्षा, परिवार के लोग उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, उनको भार समझने लगते हैं। तीसरी समस्या आर्थिक सुरक्षा, यानी कि पैसे रुपए के मामले में आर्थिक जो है कम तंग, पैसा कम रहेगा तो उसके लिए। वृद्धों की अकेले की समस्या होती है। पांचवी बात, मनोवैज्ञानिक असुरक्षा महसूस करते कि अब देखो सब जा रहा है, हमारे साथ क्यों चले गए, इस प्रकार से सोचते हैं लोग। अब देखो ये लड़के, और वो लोग बेचारे वृद्ध लोग जो होते हैं एकदम से मरे जाते हैं कि हमारे लड़के जो हैं वो जो है आगे बढ़ें, कितना ज़्यादा कमा लें, कितना ज़्यादा उन्नति करें, घर बनवा लें, ये कर लें, उनको कोई गाली ना दे पाए या फिर उनको कोई कुछ दूसरा कह ना पाए उनके सामने। वृद्ध लोग जो आपके माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते उसको। और जब इरिटेट होते हैं अपने माता पिता से बच्चे, बहुत सारे अपने दादा से दादी से इरिटेट होते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके बगल से निकलते तो एकदम से जान पड़ता है कि हाँ कहाँ से निकल गए, पाकिस्तान का कोई जो है लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, कि किसी दूसरे दुश्मन देश का है, कोई दुश्मन बैठा है, इस प्रकार से निकलते हैं। तो उनको असुरक्षा की भावना, उनको मनोवैज्ञानिक ठेस पहुँचती है। जिस माता पिता ने आपको, और एक दिन आपको भी उसी स्थिति से गुजरना है, ऐसी दशा नहीं कि आप ऐसे नहीं गुजरते। मैंने बहुत देखा है यार, बहुत दुख होता है। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू तो एकदम से नाच गए, एकदम से सोचिए रोने का तो मन ही कर रहा है मेरा, आंखों में आंसू गिर रहे हैं इस समय। अगर जो है उस पर बोर्ड पर तो आपको दिखाई भी पड़ता साथ ही साथ। तो ये बड़ी समस्या यार, आप लोग अपने माता पिता का कभी जो है ऐसा हाल मत करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोग कभी भी जो है सभी अपने माता पिता के साथ रहिएगा। कभी आपकी मान लेते पत्नी आई तो अपने माता पिता को छोड़ने का कि हम इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दें या ये कर दें वो कर दें, अभी अपनी पत्नी को बस समझा दीजिएगा पहले आएंगी, या फिर फ़ोन पर ही बात करिएगा तो बता दीजिएगा कि ऐसी ऐसी स्थिति है और हमारे यहाँ पर ये नहीं चल पाएगा। शादी करनी तो करो, नहीं करनी तो जाओ भाड़ में, दूसरी आएगी। तो ऐसे आप करिएगा। और देखिएगा जो खास करके जो लड़की आएंगी वो अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगी, अरे हमारा अम्मा हमारा पप्पा, इस प्रकार से बोलेंगी। लेकिन क्या होगा कि अगर आप करोगे ऐसा तो उनको लगेगा अपने पिताजी को, मतलब कि वो आपके पिताजी कुछ नहीं रहेंगे उस समय, और उनके पिता माता बहुत हो गए, वो एक प्रकार से वो करें तो रासलीला और हम करें तो कुछ दूसरा, तो इस प्रकार से चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं पे आप लोग ये ज़रूर करिएगा कि अपने माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ना, उनको अकेले की समस्या या अकेलापन या मनोवैज्ञानिक तनाव ना उत्पन्न होने देना। जब तक रहेंगे यार बेचारे तब तक आप लोग उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा, यही मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ करके। ओके, तो ये वृद्धों की समस्याएं हैं। परिस्थिति और भूमिका में संघर्ष होता है, और मनोरंजन की भी समस्या होती है कि वृद्ध लोग क्या करें बेचारे, कुछ उनके पास मनोरंजन का साधन भी नहीं होता है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ का तीसरा नंबर, वर्तमान में परिवार के विखंडन पर प्रकाश डालिए। वर्तमान में परिवार के विखंडन पर प्रकाश डालिए। आप देखेंगे वर्तमान में जो हो रहा है पारिवारिक विखंडन, कोई लड़की जो है सभी को जो है साथ बना करके खिलाना पिलाना नहीं पसंद करती है। अब बस मैं बनाऊं, 4 रोटी बन जाए, उसी में मेरा पति खा ले, उसी मैं भी खा लूं, बच्चा हो तो वो भी खा ले, बस उसी में तृप्त हो जाएं। और आप सोचोगे कि आपके माता पिता को खिलाएं तो वो पहले से बता देंगे ज़्यादा बड़ा परिवार में पप्पा शादी मत देखना, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक विखंडन के आज बहुत सारे कारण हैं। वर्तमान में परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे झगड़ा वगड़ा खूब हो रही, और खासकर बड़े लोगों में नहीं होती है सब। बड़े लोग क्या होते हैं कि उनके कोई लड़का इधर है, कोई लड़का दूसरे शहर में, तो इससे क्या होता है कि जब आपस में साथ नहीं रहेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा, तब प्रेम बना रहेगा। और क्या होता है कि अगर आप ही बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति अपने माता पिता से घृणा नहीं करना चाहता है, ये मैं मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति। लेकिन क्या होता है उनके साथ रहते रहते क्या होता है कि आपकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि आप उनको थोड़ा सा वैल्यू कम देने लगते हो। अगर आप वही अलग किसी दूसरे शहर में जाकर के रहोगे तो फिर जब आओगे तो बड़ा प्रेम करोगे अपने माता पिता से, या दूसरे शहर में रहोगे तो सोचोगे कि हाँ भाई, कभी अगर आपके घर में झगड़ा होती है तो, या फिर किसी दूसरे से आप झगड़ा कर रहे हो तो आप कभी ये सोचिएगा, जियोग्राफी पढ़ लीजिएगा उठा करके, जियोग्राफी पढ़ लीजिए। तो जियोग्राफी में क्या होता है कि खगोल विज्ञान जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यार पृथ्वी जो है एक छोटी सी बिंदु है, उस पर हम लोग पता नहीं कितने जनसंख्या में से एक ऐसे पड़े हुए कीड़े मकोड़ों की तरह। अब उसी में चलो अपने जो हैं, अपने तो अपने होते, गाना है सनी देओल और सभी का, धर्मेंद्र जी का और जो है इनके बॉबी देओल जी का, तो कभी सुनिए गाना। मैं तो गाना सुना, एक बार पिक्चर भी देखी, अपने पिक्चर है,
और जब उसमें देखिएगा तो कितना ज़्यादा जो है प्रेम होता है सब भाइयों में। ये सब देखिएगा, वास्तविक मूवीज़ वगैरह यही सब अच्छी लगती है जो कि एक प्रकार से पारिवारिक विघटन ना करवाएँ, उनको आपस में जोड़ें, तालमेल बैठाएँ। तो क्या झगड़ा करना है, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी, तो कहाँ जाना है तुमको, कहाँ जाना है, किसी को पता है मरने के बाद में कभी कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कुछ पता है, अता-पता कुछ है? कभी आप लोगों ने सोचा? तो ये मत सोचो कि जो है लाइफ एंजॉय करो, सभी के साथ समय बिताओ, ये करो करो, पैसा कमाओ, सब चीज़ करो, लेकिन अवहेलना मत करो किसी की। तो वर्तमान में पारिवारिक विखंडन के कई कारण हो सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें। पहला क्या होता है, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता आ रही है। ये दूसरा विखंडन क्या हो रहा है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। तीसरी बात, भौतिक एवं व्यक्तिवादी विचारधारा पनप रही है, लोग पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ छोड़ रहे हैं। चौथी बात, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। पाँचवीं बात, नगरीकरण बढ़ रहा है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। छठी बात, निर्धनता बढ़ रही है। विवाह के आधार में परिवर्तन हो रहा है, रोमांस पर आधारित विवाह हो रहे हैं। यौन संतुष्टों की मतलब यौन संबंधों की असंतुष्टि हो रही। पति पत्नी में भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो है संबंध नहीं बैठ पा रहा, पति पत्नी ही आपस में लड़ते जले रहे हैं। 1-2 साल तो खूब मज़े करेंगे, खूब अच्छे तरीके से बीतेगी उनकी ज़िंदगी, लेकिन क्या होगा 2-3 सालों के बाद में क्या होता है, वो पति पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, पत्नी पति को अच्छी नहीं लगती है। दोनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, लफड़े होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। अस्वस्थकार मतलब कि एक प्रकार से मनोरंजन का प्रभुत्व एक प्रकार से ऐसा हो गया है आजकल की, आप देखेंगे मनोरंजन जो है टीवी वगैरह पर भी जो आते हैं वो खास करके आपको जो है अस्वस्थकर बना देते हैं। धर्म घट रहा है, तो इसके धर्म के घटने से पारिवारिक विघटन हो रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो रही हैं, यानी कि अपने अनुकूल परिस्थिति नहीं बन पा रही। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर आया, इसके कारण से पारिवारिक विघटन हुआ। पारिवारिक तनाव बढ़ा, व्यक्तिगत संबंधी दोष बहुत सारे हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें, इसके कारण से पारिवारिक विघटन हुआ। ओके, अगला है प्रश्न आपसे, पिछड़ा वर्ग का अर्थ बताइए। पिछड़ा वर्ग क्या है भाई? पिछड़ा वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया भी था। पिछड़ा वर्ग तो सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सवर्ण जातियों तथा अनुसूचित जातियों की जो बीच की जातियां होती हैं उन्हें हम जो है अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ओके, जिसको ओबीसी कहते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट। ओके, और परंपरागत रूप से भारत में सभी शूद्र जातियों की एक स्थिति नहीं रही है। आप देखें, सामाजिक संपर्क, खान पान, पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर कुछ जातियों को अस्पृश्य माना जाता था, जबकि अनेक दूसरी जातियाँ शूद्र वर्ग की ही हैं। उन जातियों से जो है संपर्क में रहने के लिए उसकी सेवा, इन सभी की अनुमति प्राप्त थी, वो पूजा भी कर सकती है। जैसे कि आप देखेंगे केवल जो हरिजन लोग होते थे उनको, या चमार लोग, उनको छूने की अनुमति नहीं थी, बाकी सभी शूद्र वर्ग के लोग भी छू सकते थे। इस प्रकार चीज़ें होती थी। अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य हिंदू और मुस्लिम समुदाय की उन निम्न जातियों से है जो कि अनुसूचित जातियाँ ना होने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से क्या हुई, पिछड़ी हुई हैं, और आज की सेवाओं में जिनका प्रतिनिधित्व क्या है, बहुत कम ही है। ये होती है पिछड़ा वर्ग। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, चौथा नंबर प्रश्न, जातिवाद के विकास के कारणों को संक्षेप में बताइए। जातिवाद के विकास के कारणों को संक्षेप में बताइए भाई। तो जातिवाद की बात करें तो जातिवाद एक संकुचित भावना होती है जिसके वशीभूत होकर के व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देता है और अपने जातीय हितों को सर्वोपरि मानता है और अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से ही सोचता है, उसकी जाति ही सर्वोपरि है, ऐसा वो सोचने लगता है। तो इसके बारे में इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो जातिवाद का ये है कि वैवाहिक प्रतिबंध, यानी कि एक जाति के लोग अपनी जाति में विवाह करते हैं, इसलिए क्या होता है कि उसमें जो है जातिवाद फैलता है। अगर आप देखेंगे अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जाति के लड़के लड़के से शादी करेंगे तो क्या होगा, अगर उसी के घर में किसी दूसरी, जैसे ठाकुर है बाभन है, इनमें दोनों में वाले जाति का संघर्ष होता है। तो अगर ठाकुर बाभन के यहाँ पर शादी हुई थी, दोनों लोग, एक ठाकुर लड़की है उससे ब्राह्मण का लड़का शादी कर लेता है, तो इससे क्या होगा कि वो ठाकुर की बुराई ब्राह्मण नहीं कर पाएगा, और जो क्षत्रिय लड़की होगी वो भी बुराई नहीं कर पाएगी। उसके घर में कोई करेगा तो वो बोलेगी कि नहीं मत बोलिएगा हमारे सामने, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से तो ये किसी जरूरी नहीं कि ठाकुर लड़की या ठाकुर जो है या बाभन या क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैसे ये सब हो, किसी का भी आपस में हो सकता है। तो इससे कारण से क्या होता है, तो वैवाहिक प्रतिबंध एक तो इसके कारण से जातिवाद बढ़ा। दूसरी बात, यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास होगा जिससे सभी जातियाँ एकजुट होने लगीं। तीसरी बात, जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा। चौथी बात, जजमानी प्रथा का विघटन हो रहा है। पांचवी बात, जजमानी व्यवस्था समझ रहे कि एक जाति से कि नाई है उसका काम है बाल काटना, कुम्हार है वो मिट्टी का बर्तन, तो हर एक जाति से हर एक व्यक्ति कहने पे हर एक जाति दूसरी जाति से कनेक्टेड थी कहने के पहले, लेकिन अब क्या है कि एक दूसरी जाति एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके कारण से जातिगत एक प्रकार से जातिवाद फैल रहा है। ओके, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब कारण हो सकते हैं। जातियों का विभेदीकृत विकास, संस्कृतिकरण, जातीय संगठन, बहुत सारे राजनीति ने जाति को बहुत बढ़ाया। इसके अलावा आप देखेंगे जातीय संगठन बहुत सारे, जैसे कि आप देखेंगे कोई जो है
जो है कोई ब्राह्मण की सभा है, कोई क्षत्रिय की है, कोई वैश्य की, कोई शूद्र की, शूद्रों में किसी की यादव की कोई संघ है, कोई मौर्य का संघ है, कोई जो है इसी प्रकार से हरिजन का संघ है, कोई अलग अलग प्रकार के संघ बनाए हुए हैं ना, अलग अलग व्यक्ति, कोई गुप्ता का संघ है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग संघ बनाए हुए हैं लोग। तो ये सब कहीं ना कहीं पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे जातिगत टिप्पणियाँ करेंगे कि ये करेंगे, हमारी जाति ही सब कुछ है, और वही में इसमें सब ब्राह्मण लिख देंगे उसी स्थान पर मिटा करके, फिर वही दूसरा क्षत्रिय वाले क्षत्रिय लिख देंगे उसके स्थान पर, फिर वो लिख देंगे उसके स्थान पर वो, उसके स्थान पर, इस प्रकार से। ओके, अगला बस देखिएगा कि निर्धनता समाप्ति हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए। निर्धनता समाप्ति होती है, सुझाव है उसका वर्णन कीजिए। आपसे कह रहा है कि निर्धनता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए। निर्धनता क्या होती है? निर्धनता जब क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा ना हो कि आप जो है आपका जो जीवन स्तर है वो सामान्य रह सके। तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं तो आप क्या हो, आप कहीं ना कहीं पे आप निर्धन हो। ओके, निर्धनता समाप्ति हेतु कई सुझाव हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि पहली बात, भयंकर समस्या, सबसे बड़ी समस्या निर्धनता है। निर्धनता से आप देखेंगे, और निर्धनता से जो है एग्जाम्स में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके आएंगे। निर्धनता के बारे में विस्तार से पढ़ लीजिएगा आप। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे निर्धनता के बारे में। निर्धनता समाप्ति कई उपाय, जैसे कि पहला, बेकारी अगर दूर कर दिया तो निर्धनता समाप्त होगी। दूसरी, जनसंख्या पर नियंत्रण रख दिया जाए। तीसरा, कृषि व्यवस्था में सुधार कर दिया जाए। चौथी बात, तीव्र आर्थिक विकास करें। पाँचवीं बात, साधनों का उचित वितरण कर दे सभी के पास। छठवीं बात, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करें। सातवीं बात, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। आठवीं बात, शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, प्रचार प्रसार करने से शिक्षा का क्या होगा, सभी लोग शिक्षित होंगे तो कुछ ना कुछ कमा खा लेंगे। नवीं बात, योजना की कमियों को दूर किया जाए। योजना जो होती बड़े लोग ही हथिया लेते, छोटे लोगों को पहुँचती नहीं। 10वीं बात, सामाजिक बीमा योजना चलाई जाए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। ओके, इसके कारण से निर्धनता को हम समाप्त कर सकते हैं। निर्धनता की परिभाषा आप लोग सुन लीजिएगा। निर्धनता की परिभाषा, निर्धनता के बारे में मैंने बोर्ड पर भी पढ़ाया आपको, जाति के बारे में बोर्ड पर पढ़ाया है और वैसे भी पढ़ाया आपको। निर्धनता की परिभाषा को गिलिन और गिलिन कहते हैं कि निर्धनता वह दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण से अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक दक्षता जो होती है, क्षमता जो होती है वो बनी रह सके, और उसको अपने तथा जो उसके आश्रित हैं उनको अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके। तो इस प्रकार बीबर कहते हैं कि निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधित दक्षता होती है वो बनी रहे, मतलब कि बनी नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, निर्धनता होती है। निर्धनता एक प्रकार से ऐसी समस्या होती है जो कि सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। ओके, और विश्व के सम्मुख निर्धनता एक प्रकार से बड़ी समस्या है और चुनौती भी है, बौद्धिक चुनौती भी है, कहीं ना कहीं नैतिक है, सामाजिक है, बौद्धिक, तमाम प्रकार की चुनौती है। और निर्धनता जरूरी नहीं कि एक ही देश में, भारत में है, बहुत सारे देश में है, सभी देशों में है। ओके, निर्धनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक कारण हो सकते हैं। जैसे कि आर्थिक कारण में पिछड़ी हुई कृषि व्यवस्था के कारण से जमींदारी प्रथा हो गई, प्राकृतिक प्रकोप हो गया, प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन हो गया, साहूकारी प्रथा के द्वारा, बेकारी के द्वारा, औद्योगिक एवं पूंजीवाद के द्वारा, पूंजी का अभाव कहीं के भारत में, और अकुशल श्रमिक हैं, यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव है। दूसरा कारण समाजीकरण। समाजीकरण में आप देखेंगे संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण से क्या है, जो है निर्धनता है। जाति प्रथा है कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि एक लोग कमाएंगे, सभी लोग खाएंगे बैठ करके। सामाजिक कुप्रथाएं हैं, अज्ञानता, शिक्षा है, गंदी बस्तियां हैं, निम्न स्वास्थ्य है। राजनीतिक कारण में आप देखेंगे अंग्रेजी राज्य आया, उसने लूटा खाया, युद्ध हुए तमाम सारे, सांप्रदायिक हिंसे, उनमें जनधन की हानि हुई। नरम राज्य हुआ, भारत चूँकि नरम राज्य है इसके कारण से क्या हुआ, सभी लोग इसको दबाते गए। जनसंख्यात्मक कारण में आप देखेंगे तमाम सारी चीज़ें। व्यक्तिगत कारक में देखेंगे आलस्य हैं, भारतीय लोग निष्क्रिय हैं, बीमारी इनके अंदर ज़्यादा होती, मानसिक रोग होते हैं इनके अंदर, दुर्घटना ज़्यादा होती, यहाँ पर दुर्व्यसन है, लोग मदिरा ये सब सेवन करते हैं, इसके कारण तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 5वां नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है, भ्रष्टाचार की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न कारणों को बताइए। भ्रष्टाचार की परिभाषा मैंने आपको नहीं बताई। भ्रष्टाचार के बारे में तो मैंने बताया था आपको, भ्रष्टाचार के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया भी था कि भ्रष्टाचार की क्या क्या चीज़ें होती है। तो भ्रष्टाचार आप लोगों ने जान लिया कि भ्रष्टाचार क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कारण। अगला आपका आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, आतंकवाद के लक्षण और कारण बताइए। आतंकवाद का कारण और लक्षण आपसे पूछ रहा है कि आतंकवाद के कारण और लक्षण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे भ्रष्टाचार के बारे में मैंने बताया आपको ना, भ्रष्टाचार के कई कारण होते हैं ना, ऐसे राजनीतिक तुष्टीकरण हो गए, ये सब भ्रष्टाचार के कारण है। इसके अलावा निम्न आय एवं निम्न वेतन और काला धन जो हो गया, उदासीनता जो है जनता में जो फैली हुई ये, ठीक है, और भी चीज़ें कई। लेकिन आतंकवाद के बारे में समझते हैं। आतंकवाद के बारे में क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न कह रहा है कि आतंकवाद की जो है, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, आतंकवाद के लक्षण और कारण बताइए। तो आतंकवाद के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आतंकवाद की परिभाषा।
कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन एंड जो है पनिशमेंट जो है एक प्रकार से जो है एक्ट, उसके तहत बताया गया कि आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से होता है जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों को या फिर कुछ जनमानस को मन में या फिर उनके मन में भय आतंकित करना हुआ, एक प्रकार से उनके मन में डर पैदा करना हुआ, तो ये आतंकवाद का। दूसरा, बृहत हिंदी कोश के अनुसार अगर परिभाषा की बात की जाए तो बृहत हिंदी कोश के अनुसार राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भयोत्पादक उपायों का आलंबन ही क्या कहलाता है, जो है अवलंबन ही क्या कहलाता है आपका, जो है आतंकवाद कहलाता है। जो है एडवांस लर्नर्स जो है लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में कहा गया कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि पहला लक्षण है कि आतंकवाद किसी संगठन अथवा राष्ट्र द्वारा आयोजित ऐसी हिंसा, जान माल की क्षति अथवा उत्पीड़न होता है जो किसी राजनीतिक अथवा अर्ध राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। वहीं दूसरा लक्षण इसका यह है कि आतंकवाद की प्रकृति जो होती है अवैध और गैर कानूनी होती है। इसी कारण आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति छिपे तौर पर इस कार्य को करते हैं और उनकी पहचान मतलब कि ऐसा करते हैं कि इनसे उनकी पहचान ना हो सके। और इसका अगला जो है एक प्रकार तीसरा लक्षण ये है कि आतंकवाद का संबंध एक ऐसी हिंसा अथवा उत्पीड़न से होता है जिसके राज्य या समाज में विरुद्ध होने के बाद भी इसमें यह नहीं देखा जाता कि हिंसा से प्रभावित होने वाले लोग कौन से हैं। यही कारण है कि आतंकवाद का शिकार मासूम और निरीह लोग होते हैं। ठीक, और भी कारण है जैसे कि आतंकवाद आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। अगला कारण है कि जो है आतंकवाद में बुद्धि संगत विचारों का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि आवेग भावात्मक तुष्टिकरण का अथवा आतंकवादी संगठन के प्रति कटिबद्धता होता है। और आतंकवाद एक प्रकार जटिल समस्या पूरे के पूरे जो है दुनिया के लिए। इसका कारण ये होता है, पहला कारण आतंकवाद का कि राज्य द्वारा आयोजित होती। कुछ देश ऐसा करते हैं कि जो है आतंकवाद खुद ही कहते हैं कि जो है आतंकवादी गतिविधि किसी दूसरे देश में करो। तो पहला आतंकवाद के कई जो है क्या पूछे गए कारण पूछा गया ना, तो आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आतंकवाद के बारे में अगर बात की तो राज्य खुद भी कभी कभी कहता है कि हाँ ये आतंकवादी गतिविधि बढ़ाओ। ठीक है, या इसी प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं। ओके, आतंकवादी गतिविधियाँ कई प्रकार से होती हैं आपकी। आतंकवाद को एक प्रकार से बढ़ावा क्या देते हैं, कोई सरकारें देती है आतंकवाद को बढ़ावा। आतंकवाद के बारे में बहुत सारी सरकारें जो है कारण क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो है धार्मिक उन्माद हुआ, युवा वर्ग में विचलन पैदा कर दिया जाए, राजनीतिक कूटनीति से जो है कहीं ना कहीं पे आतंकवाद के बढ़ावा मिलता है। सैनिक सरकारें अगर हुई तो भी बढ़ावा मिलेगा। मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी मिलती है तो भी आतंकवाद बढ़ेगा। हिंसक मनोवृत्तियों वालों को उनमें आतंकवाद फैलाया जाता है। पृथकतावादी आंदोलन के कारण से आतंकवाद फैलता है। भ्रष्ट राजनीति के कारण से आतंकवाद फैलता है। आर्थिक विषमताएं होती तो आतंकवाद फैलता है। तो ये तमाम सारे आतंकवाद के कारण हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके देखिएगा, छठवां प्रश्न है, मादक द्रव्यों के सेवन के क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको कारण बता दिया मादक द्रव्य व्यसन के, और मादक जो है द्रव्य व्यसन के बताए हैं कारण, और मादक द्रव्य सेवन के और मद्यपान के भी कारण मैंने बताया है। ओके, अगला प्रश्न यहीं पर है आपका, बाल अपराध की परिभाषा एवं कारण बताइए। बाल अपराध क्या होता है, इसके कारण और परिभाषा को बताइए। बाल अपराध के बारे में आपसे पूछ रहा है भाई, बाल अपराध क्या होता है। ओके, बाल अपराध आप समझ रहे हैं ना, बाल अपराध क्या होते हैं। अपराध जो होता है एक तो बड़े लोग अपराधी होते हैं और एक जो है बालक अपराधी होते हैं। तो जो बालक अपराधी होते हैं इनके बारे में आपसे पूछा गया। तो बाल अपराध जो होते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए M.J. सेहना कहते हैं कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत होते हैं। जबकि प्रोफेसर सेल्डन कहते हैं कि बालक द्वारा एक सामान्य सीमा से अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध है। और इसके अलावा और जो है फ्राइड लैंडर महोदय कहते हैं कि फ्राइड लैंडर कि बाल अपराधी वह बच्चा होता है जिसकी मनोवृत्ति कानून को भंग करने वाली हो अथवा कानून को भंग करने का संकेत देती हो। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो कि 18 साल से नीचे है और वो किसी प्रकार का जो है भारतीय दंड संहिता में लिखी गई बातों का जो है उल्लंघन करता है तो इस प्रकार के कृत्यों को हम बाल अपराधी कहते हैं या फिर बाल अपराध कहते हैं, और जो करता है उसको बाल अपराधी कहते हैं। तो ऊपर की परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चे द्वारा किया गया कानून विरोधी जो है कार्य बाल अपराध होता है। प्रत्येक देश में आप देखेंगे आयु सीमा अलग अलग है बाल अपराधियों के लिए। जैसे कि आप देखेंगे 19 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध भारत में बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 18 वर्ष से नीचे जो व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो वो जो है बाल अपराधी होगा। ओके, जबकि जापान में वही व्यक्ति जो होता है बाल अपराधी तब माना जाएगा
क्योंकि वह बाल अपराधी की आयु वहाँ पर कितनी है, 21 है। तो बाल अपराधी वहाँ पर 18 साल से नहीं, मतलब 21 साल के तक अगर वो अपराध करता तो बाल अपराधी नहीं है। तो इस प्रकार चीज़ें हैं। अच्छा, बाल अपराधी की परिभाषा हो गई है। बाल अपराध का कारण आपसे पूछ रहा है। बाल अपराध के कई कारण हैं, तो पारिवारिक कारण मुख्य रूप से बाल अपराध का। भौतिक वंशानुक्रम से क्या होते हैं बच्चे, यानी कि आप देखेंगे कि बच्चे के शरीर और स्वास्थ्य का संबंध उसके वंशानुक्रम से भी होता है, और जो कि शारीरिक और सामाजिक भूमिकाओं से प्रभावित होता है, मतलब करता है। और जैसा आप देखेंगे, इटली के अर्थशास्त्री लोम्ब्रोस कहते हैं कि व्यक्ति की अपराधी प्रवृत्ति उसकी शारीरिक विशेषताओं से जनित होती है। ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे बिखरे परिवार से क्या होता है, अपराधी श्रेणी बढ़ती है अपराध करने के लिए। भौतिक रूप से, मानसिक रूप से आप देखेंगे तो भौतिक रूप से परिवारों के टूटने का आशय यह है कि परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाना, लंबे समय तक अस्पताल में या जेल में रहना, सेना में रहना। इसके कारण से क्या होता है, बालक जो होते हैं वो आपराधिक श्रेणी में हो जाते हैं कि उनके माता पिता अगर नहीं रहते तो अपराध बदल जाता है वो। ओके। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसी प्रकार से आप देखें सौतेले माता पिता अगर हैं तो अपराधी व्यक्ति बच्चा बन जाता है। इसी प्रकार से आप देखें पक्षपात व्यवहार अगर होने लगा बच्चे के साथ तो भी वो अपराधी बन जाएगा। दोषपूर्ण अनुशासन हो गया अगर किसी माता पिता का तो भी बच्चा अपराधी बनेगा। गरीबी ज़्यादा है तो भी बच्चा अपराधी बन जाएगा। और इसके अलावा बड़ा परिवार है तो भी बच्चा अपराधी बनेगा। इस प्रकार से अन्य चीज़ें। ओके, ये सब कारण है। अब आगे आप लोग देखिएगा, अब जो है समय हो चुका है, आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पर देखिएगा, केवल यहाँ से 2 प्रश्न करने हैं। खंड 7 से 5 शब्दों में इन प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ओके, 2 प्रश्न केवल करने हैं 5 प्रश्नों में से। पहला प्रश्न है, और प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है। ओके, पहला प्रश्न, निर्धनता की अवधारणा दीजिए तथा इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। सो निर्धनता की अवधारणा माने उसका पहले आपको अर्थ बताना निर्धनता का, उसके बाद में उसकी परिभाषा बतानी का दो विद्वानों के अनुसार, उसके बाद में इसके कारणों के बारे में बता देना, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत, ये सब। ओके। अगला प्रश्न आपके समझ है, सामाजिक समस्या को परिभाषित कीजिए तथा इसके कारणों को बताइए। ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निर्धनता पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आएगा 100%। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, दुर्खीम के द्वारा आत्महत्या के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी आ सकता है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न, साइबर अपराध को लेकर के भी प्रश्न आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं, साइबर अपराध के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोगों ने भारतीय समाज और मुद्दे जो हैं इस पेपर को आसानी से पढ़ा और विस्तार से समझा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा क्या हुआ है कि आज एनर्जी मेरे कम थी जो है वीडियो में। क्यों कम थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इस समय, और वीडियो भी नहीं आ पाती शायद, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको दे दिया जाए ताकि आपका पेपर लगा हुआ है। हालांकि बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। पेपर 2 की वीडियो अगर नहीं आ पाती तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हो सकता है ना पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा 100% की आ जाए आपकी। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर वीडियो आती है तो आप लोग देखिएगा। शाम तक आप वेट कर लीजिएगा, 7-8 बजे तक का, अगर तब तक आ जाती तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ आ जाएगी। ओके, ये बात ध्यान है। कल तो पेपर जो होगा आप लोग सेंड कर दीजिएगा हमारे नंबर पर। 1-2 व्यक्ति जो होंगे PDF बना करके सेंड करिएगा एकदम सीरियल से। ओके, साफ साफ। तो फिर चलिए, फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।